ऐसी क्या मोटिवेशन आपके अंदर थी कि आप आला दिफाई सफारतकारी भी की और उससे आप टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए? हमें ये चॉइस दी गई कि जी आप पीएमए जाना चाहते हैं या आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। तो अब क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं आपको अपने करियर के मुश्किलात तो दौरान? हर फौज के करियर के दौरान मुश्किलात तो बहुत होती हैं। फौज में एक बड़ा मशहूर एक मुहावरा है, मुहावरा तो नहीं कहना चाहिए, एक कहावत है कि जी ये आपने वॉलंटियर नहीं करना फौज। उली को मैंने ये सोचा बूटी कि माफिया फौज के अंदर भी पाया जाता है। यानी कि ये बताएं कि आप 80s में अमेरिका गए कोबरास हेलीकॉप्टर्स लेने के लिए। जी हाँ, सर मैं वैसे अगर आपसे ये पूछूं कि आपने इंजीनियरिंग की पहले और इंजीनियरिंग के बाद आपने फौज में ज्वाइनिंग दे दी, ये जो सफर था फौज में ज्वाइनिंग देना, सर ये जो सारा टाइम पीरियड था, आप हाउ डू यू डिफाइन इट सर? आप समझ लें कि 33% लोग जो है वो आगे अब जाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब हमें पहली दफ़ा पता चला था कि मुर्गी के कई ऐसे हिस्से होते हैं जो ज़ाया नहीं करना चाहिए, वो खाने वाले होते हैं। वो हमने नाश्ते में देने शुरू कर दिए। एक सालन में मक्खी पड़ गई तो वो अब उसने बुला लिया, उसने कहा ये क्या है, उसने उठाई मुंह में डाली, कहा ये काली मिर्च थी। अब आता जरा आपके वाइस चांसलर वाले सफर जी। के कॉलेज ऑफ ईएमई जो है उसके आप कमांडेंट थे जी फिर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फिर यूनिवर्सिटी लाहौर गैरिसन, यू नेम इट यू एंड यू वर देयर सर। जी। तो कैसा ये एक ट्रांजिशन था या वो भी पैशन टीचिंग वाला शुरू से? लोग सारे भाग जाते हैं यूरोप और ये वो, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसोगे, ये तुम्हारा सारा ब्रेन हो रहा है, ये सारे बच्चे जो हैं ये सारे मुल्कों में जा रहे हैं, फिर क्या करोगे तुम? बड़ा हंसा। तो मैं गया तो गेट के ऊपर ऑडी गाड़ी खड़ी थी, मैं उसमें बैठ गया, अपनी गाड़ी छोड़ी मैंने, वहाँ पे बैठ गया। वहाँ जाके उन्होंने एक ऑफिस के सामने खड़ा किया, उन्होंने कहा जी सॉरी आप जल्दी आ गए। मैं तो फौजी आदमी तो जल्दी आना था। मैं एक बात ये ऑन द रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ कि हमारी भी जनरल साहब से जब मुलाकात होती है ही इज ऑलवेज इनटू द आइडियाज एंड ही वाज लाइक अच्छा और बताओ विजन लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं। Why I'm saying कि this is the future। आप YouTube के जितने चैनल्स में सिर्फ आप डाटा सेंटर लिखे तो आपको सारी YouTube भरी मिल जाएगी, कुछ पहुंच जाए और अपना सोल्यूशन दे दे। उसमें रैंकिंग है 25 के रैंकिंग में 5 पाकिस्तानी, दुनिया के अंदर 25 में 5 पाकिस्तानी। इससे बड़ी और मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? बिग अचीवमेंट देन। What is your vision of Pakistan to be in 2035? अस्सलाम वालेकुम, वी बॉट्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं उमैर सत्तार। मैं हूं अहद अहमद। नाज़रीन आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे पिछले पॉडकास्ट से ज़रा हटके है। मेरे ख्याल से गेस्ट का हम तारुफ करवाने से पहले मुझे ये कहना ज़रूरी होगा कि इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव हिम विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल उबैद बिन ज़करिया साहब। जनरल उबैद बिन ज़करिया साहब एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तानी आर्मी से लेके, इंडस्ट्री से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, रिसर्च से लेके और इवन मिलिट्री जो आपकी डिफेंस की जितनी भी बड़े बड़े डिज़ाइन और पुरानी जितनी आपको अल्जरार टैंक से लेके हेलीकॉप्टर्स, कोबरा का हम नाम सुनते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर अगर एक मेजर नाम है और किसी का रोल है तो वो जनरल साहब का है। आजकल IT के साथ इनका नाम मुस्लिक है। आजकल ये खजाना क्लाउड के साथ काम कर रहे हैं एज अ चीफ ग्रोथ ऑफिसर, जहाँ पे इनका मेन मकसद जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दिलवाना। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एक फ़ौजी अफसर से आप एक आला दिफाई सफारतकार बने, ये सफ़र कैसा रहा? क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो आपने मतलब आज तक आपके अंदर है कि कुछ करना चाहते हैं? असल में वो जो सिफारतकारी थी वो उसका भी हिस्सा जो था वो एजुकेशन के साथ ही था। मैंने जितना भी उसका सफ़र जो किया वो इसी की लाइन में था। मैंने शुरू ही एजुकेशन के साथ किया था। मैं पढ़ाता था ईमी कॉलेज में, उसके बाद ईमी हर रैंक में मैंने तकरीबन कॉलेज में पढ़ाया है। और उसके अलावा अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊँ तो मैंने इवन मैट्रिक और FSC की क्लासेस को भी पढ़ाता रहा अपने शौक़ से। तो ये एक पैशन था मेरे अंदर कि जी मैंने पढ़ाना है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शायद आप लोगों को पता भी ना हो, सेट थ्योरी एक बहुत पहले, ये मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ 1970, 68, 70 ये दौर था और सेट थ्योरी नई आई थी हमारे पास पाकिस्तान में। तो इसकी जो है ना इंग्लिश की किताबें थी, लेकिन अब हमें तो समझ नहीं आती थी वहाँ पे। मतलब हमारे ज़्यादातर जो लोग थे वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते थे, तो वो पूरी किताब मैंने ट्रांसलेट की थी। तो पहली दफ़ा सेट थ्योरी को उर्दू में, ऑल्दो हमने उसका उर्दू तर्जमा ही किया था, लेकिन वो समझाने के लिए वो किताब लिखी। अब ये वो वक्त था, ये सफ़र वहाँ से शुरू हो गया था। मैं उस वक्त मैट्रिक में था और मैट्रिक से फिर आगे चलते चलते जब मैं FSC में था तो मैं इत्तेफाक से FSC और मैट्रिक को पढ़ाया करता था शौकिया जाके, वॉलंटरी तौर पर। ये एक इन बिल्ड्स कह लें या एक पैशन था कि यार पढ़ना है, अगलों को नई चीज़ बतानी है और अपने बच्चों को लेके आगे चलना है। वो सफ़र को ऐसा नहीं था कि आइसोलेटेड नहीं था। मतलब आप नौजवानी से ही आप कुछ करना चाहते थे? जी, ये चीज़ चल रही थी। और फिर ज़ाहिर है जब आप एजुकेशन के साथ होते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई चीज़ें देखते हैं। आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपके वो पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक क्लिक ऑफ द बटन के ऊपर है। यू पीपल आर सो लकी। हम कभी रेडियो लगाते थे, उस पर कभी आवाज़ आती थी, कभी नहीं, कभी TV पे कोई प्रोग्राम देख लेते थे, या इंटरनेट जो है वो तो था ही नहीं उस वक्त, तो ज़माने की बात ही नहीं थी। इवन कंप्यूटर जो थे
IBM 370 बहुत 3 साल के बाद हमने फर्स्ट टाइम जाके IBM का कंप्यूटर देखा था मेन फ्रेम। कहने का मकसद ये है कि ये वो ज़माना था जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलना और फिर उसको यूज़ करना बहुत बड़ी बात थी। तो उसके लिए फिर यही था कि रिसाले आते थे, बुक्स बहुत मिलती थी यहाँ पे, पुराने जो ओल्ड बुक डेपोज होते थे वहाँ से ये पुरानी किताबें मिलती थी, उनको पढ़ पढ़ के हमने नॉलेज गेन शुरू की। वो बस एक शौक़ था कि टेक्नोलॉजी के अंदर आदमी को हर वक्त नॉलेज होनी चाहिए और आगे पास ऑन होनी चाहिए ताकि ये बच्चे जो हैं हमारे ये आगे लेके चलें। उसमें मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस था, तो ये थ्रू आउट रहा है मेरे साथ। तो हाउ इट एंडेड कि फिर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया सर? अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के ज्वाइन करने का बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे वाले साहब भी फ़ौज में थे और वो जब पाकिस्तान बना था तो उससे अगले साल मतलब वो फर्स्ट 2 कोर्सेज़ जो थे उनमें वो आए थे। तो 1948 की कमीशन दी उन्होंने और वो मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था, बिकॉज उनका ये था कि उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी सिर्फ फ़ौज में और कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ौज को सर्व किया। यहाँ तक कि जब वो रिटायर हो रहे थे जिस दिन, उस दिन भी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक बहुत मुश्किल किस्म का वहाँ पे हमारा असॉल्ट कोर्स होता है, हालांकि उनकी उम्र थी तकरीबन 50 के करीब। उन्होंने कहा जी मैं असॉल्ट कोर्स करके जाऊँगा ताकि लोग एग्जाम्पल देखेंगे जी हमारा जो अफसर गया है तो वो असॉल्ट कोर्स भी करके गया हमारे साथ ही सिपाहियों के। ये उनको देखते हुए ज़ाहिर है हम उनके साथ होते थे, शाम की गेम्स उनके साथ चले गए, सुबह सुबह ऑल्दो हम तंग होते थे लेकिन उनके साथ पीटी पे भी जाना, बाहर खड़े होकर हम चक्कर लगा रहे होते थे ग्राउंड्स के, वो अपनी पीटी कर रहे होते थे। वो एक जेन में आ गया, गेम्स होती थी उस पर जो शुगल होता था और जो जोश खरोश होता था उस वक्त, वो हमने बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था। दूसरी बात ये थी कि ज़ाहिर पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी कोशिश की कि मैं पढ़ भी जाऊँ, काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में भी, काफ़ी अच्छा था। तो उनका ये था कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन FSC तक पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अब तुम बता दो तुमने क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन फ़ौज का थोड़ा सा शौक भी था। सर मुझे लगा कि फ़ौजी खुद होगा तो आगे से अपने बेटे को भी यही कहेंगे कि फ़ौज में ही जाना है। उनका ये ज़हन नहीं था, उनका कहा था कि ठीक है तुम फ़ौज में जाओ अगर तुम्हारा शौक है, अगर नहीं जाना जो कहोगे मैं चला, क्योंकि एक ही मैं अकेला बेटा था। उन्होंने कहा इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स तो हो नहीं सकते, कोई दूसरा नहीं है इसके साथ, तो इसको जो है ये मैं खुद चॉइस दूंगा। उन्होंने मुझे चॉइस दे दी थी। अच्छा, उस चॉइस में ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा चले आपका शौक़ पहले, मैं सबसे पहले मैं वो शौक़, दोनों के शौक़ जो इकट्ठे हैं, मैं गया, मैंने ISB किया, क्लियर हो गया और FSC के बाद सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने सिर्फ फ़ौज में जाना है उसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान हैं, तुमने अगर टेक्निकल भी बात करनी तो तुम टेक्निकल साइड पर चले जाओ। उन दिनों एक फ़ौज की स्कीम थी जिसको कहते थे डिफेंस कैडेट स्कीम। ओके। वो जो थी ना वो थी बेसिकली हमारे जितने भी FSC के बाद के बच्चों को ISB करा लेते थे और नॉर्मली FSC या FA के बाद आदमी SSB करने के बाद PMA चला जाता था। हमें ये चॉइस दी गई कि जी आप PMA जाना चाहते हैं या आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक। उसको हम लोगों ने डिफेंस नॉमिनीज़ कहलाते थे वो सारे बच्चे, तो लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर हमारी वैकेंसियाँ थी और उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट मैंने फिर अप्लाई किया कि ठीक है मुझे इधर भेज दें और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया। वहाँ पे भी बड़ा कंपटीशन तो था लेकिन उन्होंने सेलेक्ट किया और मैं उधर एज ए डिफेंस नॉमिनी चला गया। सो एक तरह का मैंने वो जो सफ़र था जिसमें मैं वाले साहब को छोड़ के भी नहीं जाना चाहता था कि अकेला था, दूसरी तरफ ये था कि टेक्नोलॉजी भी मैं लेना चाहता था। तो इस फील्ड में इस तरह से आप कह लें शौक से भी और पैशन से भी, लेकिन कुछ थोड़ी सी फोर्सफुली भी चला गया। सर कैसा रहा करियर वैसे ओवरऑल? अब क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं आपको अपने करियर मुश्किलात तो हर फौज के करियर के दौरान? मुश्किलात तो बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पे कंपटीशन भी होता है आप, और ख़ास और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर तो आप एक नॉर्मल उस पर चलते रहे ना डगर पे, तो उस डगर में आपको इतना कंपटीशन या फॉर दैट मैटर इतनी मुश्किलात नहीं आती। लेकिन जब आप ये करते हैं कि नहीं मैंने एक गोल बना के, एक मिशन बना के मैंने ये काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, उसमें फिर जाके आपको तकलीफ़ होती है, बिकॉज कई लोग आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते या उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते और फिर आप फ़ौज में एक बड़ा सीधा सा तरीका है, अगर आप ज़रा सा हट के करेंगे तो मुश्किलात होती हैं। ओके। वो मैंने, लेकिन उन चैलेंजेस को मैंने हमेशा किया। फ़ौज में एक बड़ा मशहूर एक मुहावरा है, मुहावरा तो नहीं कहना चाहिए, एक कहावत है कि जी ये आपने वॉलंटियर नहीं करना फ़ौज में। मैंने हम सारी उम्र वॉलंटियर ही किया फ़ौज, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ये मेरा बहुत तवक्कल है इसके ऊपर, अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल है, जहाँ पे भी हाथ डाला उसको कामयाबी तक पहुँचा दिया। और उसमें बड़ी मुश्किलात हुई, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी आसान चीज़ थी, लेकिन बहुत मुश्किलात हुई, बहुत कुछ किया। अभी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ इस केस में। अभी मैं नया नया गया था फ़ौज में, कैप्टन था मैं, तो उन दिनों शौक़ तो बहुत था कि जी टेक्नोलॉजी के साथ रहना है बस, और मैं पढ़ा रहा था उन दिनों ईमी कॉलेज में ही। वहाँ पर ये हुआ कि
पाकिस्तान में एक अखबार में उस ज़माने में एक नेशन होता था, एक पाकिस्तान टाइम्स होता था। पाकिस्तान टाइम्स में एक छोटी सी एक लेटर टू एडिटर आया, उसमें एक लिखा हुआ था कि जी मैं अमेरिका से आया हूँ, तो मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान को ना मैं कंप्यूटर लेके जाऊँ, तो कंप्यूटर अगर बिक गया तो मेरा ज़रा मतलब मेरे खर्चे निकल आएंगे और मैं इसको बिज़नेस, जो आजकल भी सब लोग सोच के करते हैं, आजकल चीज़ें और होंगी लेकिन उस वक्त ये कंप्यूटर की बात हो रही। अब ये वो ज़माना था, मैं बात कर रहा हूँ 77 78 का। उस ज़माने में आपने शायद सुनाओ, एक था सिंक्लेयर। सिंक्लेयर एक कंप्यूटर सा था, छोटा सा लैपटॉप टाइप, मतलब बिल्कुल ये जो आईपॉड आजकल या आईपैड आ रहे हैं, आईपैड के साइज़ का, वो नया नया आया था और उसके अंदर बड़ी खूबियाँ थी। आपकी पिक्चर सामने स्क्रीन पे चल पड़ती थी, बहुत लोग फैसिनेट होते थे, कैलकुलेशंस करें वो सामने आ जाती थी। उसके साथ आया था एक कॉमोडोर विक 20, इसका भी नाम आपने सुना, एक कीबोर्ड था, ये पूरा कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर के साथ एक टेप लगती थी, वो टेप चलती थी, इसका सिस्टम पूरा, उसमें से जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डाउनलोड होता था इसके अंदर और उसके बाद ये चलता था और फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था और स्क्रीन हमारी टीवी की होती थी। बाद में प्रिंटर के वो स्क्रीन्स भी आ गई दूसरी। ये जब वो पाकिस्तान में आया तो उसने लेटर लिखा कि जी मैंने पाकिस्तान बिज़नेस के लिए लाया था, लेकिन यहाँ लोग को कुछ पता ही नहीं है इसका, तो ये तो मैं जितने का लाया था उतने का भी नहीं बिक रहा, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे से रब्ता करे। अच्छा, मेरे चूँकि थोड़ा सा ये इंप्रेशन था सारों पे, तो मुझे कमांडेंट ने बुलाया, उसने कहा कि यार बात सुनो, तुम कंप्यूटर की बातें करते थे, ये कंप्यूटर एक आ गया, तो जाओ कराची और जाके तुम ना। सर ये किस ईयर की बात है? ये 78 की। मैं कोयटा में होता था, ईमी कॉलेज भी कोयटा में होता था, तो इन्होंने मुझे कहा कि जाओ कराची और जाके वहाँ से ना ये कंप्यूटर ले आओ। मैंने कहा शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, गए तो वहाँ वो एक उन्होंने ये पकड़ा दिया, एक छोटे से डब्बे में ये सारी चीज़ें थी, मैंने वो खैर पकड़ के आ गया। जो मज़े का खेज़ आज लगती है बात, उस वक्त गंवाने के लिए नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए एक एयर कंडीशन कमरा बनवाया जिसमें इसने बैठना था, उसके अलावा डस्ट प्रूफ था और उसकी चाबी जो थी ना वो 2 थी, एक कमांडेंट के पास होती थी, एक मेरे पास होती थी। इतना वो कीमती असासा था। ये इतना कीमती असासा था, हालांकि उसकी कीमत होगी कोई उस ज़माने में शायद 3-4 हज़ार की। वो आ गया, उसके ऊपर हमने मतलब एक्चुअली वहाँ से जो कंप्यूटर के साथ रब्ता था ना वहाँ से कायम हुआ। उसके अंदर मैंने बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की। उस वक्त होती बेसिक लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान हमने पढ़ी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, वो चूँकि टेक्निकल लैंग्वेज होती है। कोबॉल फाइनेंस की थी, लेकिन वो हमारे दोनों इंटरेस्ट उस तरह से नहीं थे। फोर्ट्रान हमने वहीं इस्तेमाल की, वहीं ख़त्म होगी, जनरल पब्लिक के लिए नहीं थी। लेकिन ये प्रोग्रामिंग जो थी ना, बेसिक प्रोग्रामिंग, ये सारों के लिए एप्लीकेबल थी। हमने छोटी छोटी चीज़ें बनानी, फिर वो स्क्रीन पे वो स्क्रॉल होती थी, बड़े खुश होते थे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। बुक आई थी उसके साथ, तो हमने वो सारी बुक पढ़ी और प्रोग्रामिंग सीखी। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग काम ये हुआ, हमने कहा ये डे तो हम लाएँ, इसको कोई किसी काम पे लगाएं। तो वहाँ पर ये होता था कि जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे उनका पेपर बनता था। पेपर क्या होता था, एक चैनल से कमांडेंट तक जाता था, वो बीच में ना बहुत सारे लोग उसको हैंडल करते थे, तो पेपर आउट हो जाता। हर जगह का मतलब नायब कासिद लेके जा रहा है, या मतलब हमारा रनर जो होता है रनर लेके जा रहा है, फिर क्लर्क के पास जा रहा है, कमांडेंट के जा रहा है। 2 या 3 दिन में वो बहुत उसके अंदर से ना चीज़ें लीक आउट, डिस्पाइट ऑल सेफ्टीज वो लीक आउट हो जाता, वो लीक हो जाता था। तो मैंने ये सोचा बूटी कि माफिया फौज के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि नहीं वो इस टाइप की चीज़ नहीं थी, लेकिन नेचुरल सी बात है, ऐसी देखा तो उसने ऐसी किसी को जाते जाते टाइमिंग के अंदर एक आध सवाल, ये नहीं होता था कि उस तरह से आउट हो जाए, उस तरह लीक आउट नहीं होता था, लेकिन ये था कि किसी ने क्वेश्चन बता दिया कि शायद ये आए, इस टाइप की चीज़ें बनते। हालांकि हमारे 3 पेपर्स थे, मैंने ये सोचा कि अगर हम पेपर बनाएं उसी वक्त लेके जाएं कमांडेंट से, जिसका पेपर है वो उसी वक्त बनवाए और लेके आए और दे दे, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उस पर फिर हमने क्या किया कि हर सब्जेक्ट के ना, आजकल तो वो बहुत आसान हो गया, डेटाबेस बने होते हैं, हमने 500, 600, 700, 100 सवाल हर एक के जो पॉसिबल सवाल थे उस बुक के, टेक्स्ट बुक के या उस सब्जेक्ट के, वो हमने बना लिए, उनके आंसर्स बना लिए, और आंसर्स की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चंस बना लिए और फिर हमने फीड कर दिए कंप्यूटर को, वो मेमोरी में चले गए, डेटाबेस बन गया। फिर एक प्रोग्राम लिखा जो बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम था, और उसके अंदर कोई मेरे ख्याल वो 100 लाइन का होगा। उस ज़माने में 100 लाइन भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी बगिंग करना, डीबगिंग करना, ऐसे। वो जब उसको हमने चलाना इस तरह था कि उन क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज किया हुआ था, हाई लेवल मतलब सख्त वाले, फिर नरम वाले, फिर बहुत ही आसान वाले। तो हम उसको, जो इंस्ट्रक्टर होता था ना, बैठ के बताता था कि मुझे 5 सवाल चाहिए ज़रा हल्की लेवल के, फिर मुझे मीडियम लेवल के, फिर हाई लेवल के, और फिर बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के। तो इस तरह से वो खुद ही डिसाइड करता था। यहाँ से हम बटन दबाते थे तो एक रैंडम नंबर जनरेट होता था, और वो रैंडम नंबर के हिसाब से क्वेश्चन निकाल देता था। अब किसी को पता नहीं था क्वेश्चन कौन से आएंगे, क्योंकि रैंडम था।
कंप्यूटर नहीं निकालता था। क्वेश्चन पेपर बन गया, उसने कहा 10 क्वेश्चन निकाल दो, उसने 10 क्वेश्चन निकाल दिए। ओके। पेपर उसी वक्त हाथ में लिया और जाके साइन कराया और पेपर दे दिया। उसके बाद ख्याल आया कि ये अब इस तरह करते हैं कि ये आगे पीछे भी लोग बैठते हैं, कभी कभी नज़र पड़ जाती है, तो इस तरह करते हैं कि एक एक इंडिविजुअल को एक एक पेपर अलग बना के देते हैं। वो हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, उसको एक दफ़ा प्रिंट करते थे वो आ जाता था, दूसरी दफ़ा करते थे तो एक और पेपर बन जाता था, उसी से मिलता जुलता, क्वेश्चन डिफरेंट होते थे। बाकी तो दुआ करते थे मशीन बंद हो जाएगी। ऐसा ही था। लेकिन मतलब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपने कहा ना कि मुश्किलात क्या आई, तो अब ये देखें एक छोटी सी चीज़ थी, उसको हमने खुद ही मुश्किल बना लिया कि जी अब इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा। अब यकीन करें कि जब ये चूँकि एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जो भी वहाँ पे विजिटर आता था उसको सबसे पहले ये दिखाया जाता था कि जी देखें हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें ये चीज़ चल रही है। अब वो नॉलेज मैं कभी सोचता हूँ कि वो नॉलेज उस वक्त की लाइनें लिख के उसको फिर उसको करना, फिर क्या होता था वो जो टेप थी ना वो नॉर्मल ऑडियो टेप होती थी। ओके। कभी हाथ से गिर जाए या उसके मिट्टी आ जाए तो वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना वो ज़ाया हो जाता। तो सर ये बताएं कि आप 80s में अमेरिका गए कोबरास हेलीकॉप्टर्स लेने के लिए। जी हाँ सर वो स्टोरी सुनाएं, वो क्या किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? वो ये था कि अमेरिका ने ज़ाहिर है हमें ऑफ़र की, हमें की और 3-4 और मुल्कों को की। दिस वाज दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोबरा हेलीकॉप्टर्स की, वेपन सिस्टम, वेपनाइज्ड कोबरा हेलीकॉप्टर। ये पूरी दुनिया इन्होंने बेसिकली वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए थे। इसका बहुत ही पुराना वर्जन। इसको जो लेटेस्ट उन्होंने किया, ये मतलब जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज थी लाइक ह्यूज़ है, आपकी दूसरी 2-3 कंपनीज थी, उनके सारा इश्तराक से ये चीज़ बनी और ये बहुत ही उनके लिए भी बहुत सोफिस्टिकेटेड था। पहली दफ़ा उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो पाकिस्तान इत्तफाक से उन दिनों मतलब उनकी अच्छी बुक्स में था, तो उन्होंने कहा जी ये आप कोबरा ले लें। उस पर फिर हम गए। पहली दफ़ा कोई 70-80 लोगों को मैं लेके एज ए कैप्टन मैं लीड करते हुए उनको लेके गया था। उनकी मैं कहानी आपको बताऊंगा कि वो कितने ज़बरदस्त, क्योंकि ये फ़ौज का एक सिस्टम है, बड़े मेरिट के ऊपर लोगों को सिलेक्ट किया था। एक से एक अच्छा बंदा जो था ना, उन्होंने मतलब पूरी ईमी कोर से उन्होंने इकट्ठे किए थे और उनको दिया था कि ये लेके जाएं आप। फिर उन्होंने जो अपना नाम पैदा किया वो एक बहुत बड़ी कहानी है। हम ये फिर गए उधर से जाके वो कोबरा हेलीकॉप्टर्स, हमने उनकी इंस्पेक्शंस की, उनकी ट्रेनिंग की, सीखा कि ये किस तरह चलता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें किस तरह रिपेयर होती हैं। उनको फिर हम लेके आए यहाँ। 20 कोबरास थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 70-80, अब ये देखें टैलेंट देखें, और इनकी पाकिस्तानियों की जिसका मैं हमेशा से नमुदा रहा हूँ, दे आर सेकंड टू नन। अगर वो काम करने पे आ जाएं तो सेकंड टू नन। उधर अमरीकनों ने भी, हमारे सारे लोगों ने अपने अपने कोर्सेज टॉप किए। मतलब जिस क्लास में थे, बहुत मुख्तलिफ क्लासेस थी, कोई वेपन की थी, कोई सिस्टम की थी, कोई उसके रेडियो की थी, किसी मतलब हर चीज़ में जहाँ पर हो रहे, उसके इंजन के ऊपर थी, ट्रांसमिशन पे थी, रोटर्स में थी, जिस में वो जो क्लासेस थी, हर में हमारा बंदा टॉप कर रहा था। हालांकि वो मल्टीनेशनल थी, बहुत सारे उनके अपने भी थे, जॉर्डन एक था उसके थे, फिर मलेशिया के, थाईलैंड के, जिन के दिए हुए थे, इवन सिंगापुर के, उनको भी ये जहाज़ दिए थे, 1-1, 2-2। हम 20 लेके आ गए थे। और मैं जो बात कर रहा था इनके टैलेंट की, आप ये देखेंगे वो आज तक उड़ रहे हैं, वो 20 के 20, वही 20 अब तक उड़ रहे हैं। उसके मुकाबले में देखें जो बाकी मुल्कों में ये ख़त्म हो चुके हैं, इवन अमेरिका में ख़त्म हो चुके थे, हम आज भी उड़ा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी भी मतलब पायदार टेक्नोलॉजी। तो आप ये देख लेना कि 80 में आए हुए आज 45 ईयर्स पे वो अभी भी चल रहे हैं। और आपको मतलब आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था ये जब अफ़गानिस्तान की वॉर हुई है उसके अंदर, तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ थी। इंडिया बड़ा इस पे ऊपर इसने एहतजाज किया था कि ये क्यों इनको दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है, इस टाइप की चीज़ की थी। तो ये जो था कोबरा, ये बेसिकली बहुत स्लीक सा फिगर, ताकि एक तो वो डिटेक्ट ना हो, दूसरा इसकी स्पीड तेज़ हो, और चूँकि वेपन बेसिकली ये वेपन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो इवन पायलट और को पायलट बैठते हैं या गनर बैठता है, वो एक आगे होता है और एक पीछे होता है, इतनी जगह नहीं होती उसमें। तो ये स्लीक सा फिगर था, और ये हमारे पायलट्स को भी इसका बहुत बड़ा मतलब जाता है। मतलब ये टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आर्मी में ये टैलेंट बिल्कुल था। वो इन्होंने इसकी ट्रेनिंग लेके आए, वो भी अच्छी ट्रेनिंग। हमने रिपेयर मेंटेनेंस की ट्रेनिंग की थी, वो भी प्रूव करता है कि आज चल रहा है, आज 45 ईयर्स के बाद भी चल रहा है। और हमने बाकी मुल्कों में जहाँ पर थे उनसे भी ख़रीद लिए, क्योंकि उनसे नहीं चले, तो हमने कहा चलो और ले आओ। तो आज 20 की बजाय हमारे पास मेरा ख्याल है 50 से ऊपर होंगे, और वो उड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सिस्टम चल रहे हैं, उनके वेपन्स चल रहे हैं, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। आपने गेम चेंजर का नाम लिया, तो मैं एक और चीज़ जी, ये टैंक के अंदर फिर आप आए, वो भी टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आए। अल-ज़रार टैंक सुना आपने डिज़ाइन किया सर? अल-ज़रार टैंक की डिज़ाइन में मेरा हिस्सा था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने उस डिज़ाइन के बेसिस पे ट्रायल्स कराए। ट्रायल बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं फ़ौज के, बहुत सख्ती से होते हैं, और वो तकरीबन 2-2.5 साल चलते रहे। उसके बाद वो अप्रूव हुए,
अप्रूव होने के बाद उनकी पहली प्रोटोटाइप बनी, फिर प्रोटोटाइप से फिर हमने सीरियल प्रोडक्शन शुरू की। तो मैंने ये सारे प्रोसेस से होते हुए तकरीबन 150 से ऊपर टैंक जो थे मेरे वक्त में, जब मैं वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर था उस फैक्ट्री का HIT में, उस वक्त ये हमने वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए। चाइनीज़ खुद हैरान थे क्योंकि वो ये कहते थे कि ये आप 3 सालों में तकरीबन 100 बना लेंगे, हमने तकरीबन 1.5-2 साल में 150 से ऊपर चले गए। तो चाइनीज़ के कई मसले थे उसमें, मतलब ज़ाहिर हर चीज़ में मसले होते हैं, ज़रूरी नहीं है। आज अब देखें बोइंग कितना मतलब आगे जा चुका हुआ है, लेकिन बोइंग कई दफ़ा डाउन होते हैं, कभी उनका जहाज़ गिर जाता है। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी में ये होता है, ऐसे ही ये एक मानी हुई चीज़ है कि आप किसी न किसी वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। हमने कोबराज के ये अल-ज़रार के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए और फिर अल्टीमेटली ये अब मतलब अल खालिद जो है हमारा ब्रांड न्यू टैंक है, ये उसका समझ लें, मतलब अगर मैं स्लैंग में इस्तेमाल करूँ भाई है, अच्छा, लेकिन उतना दूर भी नहीं है, स्पीड भी तकरीबन उसके क्लोज थी। गन इसके ऊपर जो लगी हुई है वो भी अल खालिद वाली है, मतलब उतनी दूर फायर कर सकता है। सिर्फ ये है कि ये रिकंडीशनड है, मतलब पुराने टैंक को हमने रिफर्बिश करके नया बनाया और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की, जो कि बड़ी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये अगेन दिस गोज़ फॉर दी आर पीपल, मतलब हमारे बच्चों में, हमारे इंजीनियर्स को जिन्होंने इसके बीच में हिस्सा लिया, उनकी टैलेंट और उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एसेट है हमारे मुल्क का जी, बहुत बड़ा एसेट। और ये सबसे बड़ी बात, ये वो चीज़ है जो हमने अपने यहीं पर बनाई। इसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहीं फिर रिवर्स इंजीनियर होके और या उससे बेहतर होके हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर की। सो डू यू मिस सम टाइम सर वो वाला एरा? मतलब वो तो तब एडवांसमेंट थी ना, हर चीज़ यूनिक आ रही है। अपना सारा कैरियर मिस इसलिए करता हूँ कि एक चैलेंजिंग चीज़ थी, और फिर अगर शायद फेलियर होता तो आदमी उसको याद चलना रखता, लेकिन फेलियर्स बीच में, मतलब फेलियर्स नहीं कहना चाहिए, इम्पेडिमेंट्स आए, मुश्किलात आई, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि कामयाबी हुई तो फिर हमने रुके नहीं फिर रुके। सर मैं वैसे अगर आपसे ये पूछूं कि आपने इंजीनियरिंग की पहले और इंजीनियरिंग के बाद आपने फौज में ज्वाइनिंग दे दी, ये जो सफ़र था फौज में ज्वाइनिंग देना, सर ये जो सारा टाइम पीरियड था, हाउ डू यू डिफाइन इट सर? मोस्ट इंटरेस्टिंग यही मैं कह सकता हूँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग, हर रोज़ कोई चैलेंज होता है, नई नई चीज़ कहीं हम देख के आ गए, हमने कहा ये बना के लगा देनी है। मसलन आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ ऐसी बताता हूँ, कोयटा में बहुत सर्विस की है मैंने, बलूचिस्तान में बहुत सर्विस की है। हुआ ये कि वहाँ से हमने किसी टीवी में देखा कि ये जो ये नहीं, आजकल तो खैर सड़क पे आम लगी होती हैं घड़ियाँ, नहीं लगी होती, जो घड़ियाँ भी और टेम्परेचर दिखा रही होती हैं, ये बड़ी बड़ी, वो हमने उस वक्त बल्ब लगा के ना, बड़े बड़े बल्ब लगा के सर्किट्स बनाए और वो हमने घड़ी लगा दी, और घड़ी जो थी वो टाइम भी देती थी और टेम्परेचर भी देती थी। एक दफ़ा टाइम देती थी को 5-10 सेकंड के लिए, फिर टेम्परेचर में कन्वर्ट होती थी। तो कोयटा में हमने अपनी कॉलेज के बाहर ये लगाई, ये देखा था कहीं से, हमने उसका डिज़ाइन करके उसको लगा दी। तो आप यकीन नहीं करेंगे उस पर इतना रश होता था, जिस तरह आप आजकल अनारकली में जाके देखें, लोग उसको सिर्फ देखने आते थे क्योंकि वो एक नई चीज़ थी। ये चीज़ें जो है ना, ये खुद ही वॉलंटियर करके, जो कि नहीं होना चाहिए था, नॉर्मली वॉलंटियर करके आप फंस जाते हैं, लेकिन हम फंसे। बस अल्लाह ताला की मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ये नेमत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। जहाँ पे भी हम गए मुश्किलात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड रिज़ल्ट में वो चीज़ बन गई। तो इस तरह की चैलेंजेस लेते गए, और उसी एक तरह का चैलेंज लेने के वो भी शौक होता है ना, एक पैशन होता है, पैशन के साथ काम करने में, बस इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई। थोड़ा सा पर्सनल आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी प्रमोशंस होती हैं फ़ौज के अंदर, फ्रॉम कैप्टन टू मेजर एंड मेजर टू लाइक मेजर जनरल, ये जो सारा ये वाला टाइम पीरियड होता है, सर ये टाइम पीरियड कैसा होता है जब आपकी प्रमोशन होती है, एंड हाउ, वो कैसी फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पे? अच्छा, बड़ा मेथोडिकल होता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरिट बेस्ड पे बहुत ही मेथोडिकल होता है। मतलब ये आम आदमी को शायद बाहर से नहीं समझ है कि वो समझते हैं कि यही मतलब अपनी को पर्सनल उसके ऊपर लोगों को प्रमोट किया जाता है, इस तरह नहीं है। हम जब सॉरी टू कट यू, फौज में सिफारिश होती है प्रमोशंस के लिए? मैं ये बता रहा हूँ कि वो एलिमेंट है ही नहीं। अभी मैं आपको उसका प्रोसेस समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें वो है ही नहीं। वो बिल्कुल जैसा मैंने कंप्यूटर में नहीं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि आपने रैंडम खुद ही कंप्यूटर नहीं जनरेट करना, पेपर ऐसा बनेगा जो किसी को पता नहीं होगा, उसी वक्त जो निकलेगा वही होगा। तो आप 4 पेपर बना लें तो किसी को नहीं पता होगा कौन सा पेपर किसको मिलेगा। तो ये इस टाइप की चीज़ें वहाँ चलती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेजर के रैंक तक जो है ये प्रमोशन एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप में जान है, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो और आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो, तो लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, कैप्टन टू मेजर तक ये एग्ज़ाम्स होते हैं। वो एग्ज़ाम आपको पास करना होता है तो आपको रैंक मिलता है। उसके अलावा इनके साथ उसका दूसरी साइड होती है जो प्रैक्टिकल होती है। थ्योरी में पेपर दे दिया, प्रैक्टिकल में आपको एक्सरसाइजेस कर ली, वो हर आर्म एंड सर्विस की अपनी अपनी होती है। हमारे लिए अगर टेक्निकल थी
तो इन्फेंट्री के लिए वो डिफरेंट किस्म के Physical लीडरशिप की क्वालिटी देखने के लिए, या उनके प्रोसेस जो है अटैक करने के लिए, या मतलब जो भी उनके ऑपरेशंस है उनके ऊपर उनकी टेस्टिंग, मैन पावर को कैसे मैनेज करते हैं, इस टाइप के टेस्ट होते थे। मेजर तक तो आदमी यहाँ पहुँच जाता है अगर उसमें जान है और वो एग्ज़ाम पास कर सकता है और प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद जो है फिर सिलेक्शन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आके तकरीबन आप समझ लें कि 33% लोग जो है वो आगे अब जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए फिर एक बड़ा मेथोडिकल तरीका है। वो मेथोडिकल तरीका ये है कि वहाँ से फिर एक हमारा स्टाफ कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर एक बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप स्टाफ कॉलेज एंट्री लेते हैं। वो भी बड़ा कम्पिटिटिव होता है। वो उस कंपटीशन में जो अच्छे होते हैं वो पास कर लेते हैं, और उसके बाद वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी सारे पास करके भी नहीं जा सकते वहाँ पर। मतलब लेकिन उसमें जो टॉप प्रायोरिटी, जो टॉप मेरिट के होते हैं वो चले जाते हैं स्टाफ कॉलेज, और यही वो लोग हैं जो फिर बाद में फर्दर रैंक्स के लिए जाते हैं। अब इसको हम कैसे एक दूसरे से जब रैंक पे भी आ गया, लेट से वो मेजर का उसके ऊपर उसने स्टाफ कॉलेज कर लिया, स्टाफ कॉलेज के बाद उसने कहीं ना कहीं जाके अपनी जॉब्स, मतलब जो भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो उसने ले ली। कोई BM लग गया, मतलब ये हमारी टेक्निकल टर्म्स है, कोई BM लग गया, कोई DQ लग गया, जिस तरह से भी है उसने वहाँ परफॉर्म किया। इसके अंदर हमारी एवेल्यूएशन होती है फिर उस एवेल्यूएशन में एक हमारी टर्म कहलाती है ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स। ये अब तो खैर ये ब्यूरोक्रेट्स को भी और सिविलियंस को भी हमने उसमें शामिल करा दिया है। इसकी HR का ये पार्ट है। उसमें ये होता है कि आपके जो सर्विस के जितने आपने कोर्सेज़ किए ना, लेट से आपने 10 कोर्सेज़ किए और हर एक में एक रैंक, उसको नंबर 1 दिया, और एक आप टॉप करते हैं तो उसको 1, उसके बाद थोड़े से मार्क्स कम हैं 80% तक हैं, 2, 3, 4 इस तरह नीचे चलता है। इसी तरह आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें एक बंदा आउटस्टैंडिंग लेता है तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, उसके बाद वेल अबव इस तरह नीचे आते जाते। एक एवरेज आदमी उसको एवरेज के 4 नंबर मिल जाएंगे। होता ये है कि हर साल की एवेल्यूएशन होती है, उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, ACR भी कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये सारे मतलब सब जानते हैं, सिविल में भी यही चलता है। हमारा सर मेथोडिकल ये है कि हर एक के मार्क्स होते हैं। अब अगर लेट से उसने 10 साल सर्विस कर ली है तो उसकी 10 ACRs होंगे। अब 10 को आप देखें, एक दफ़ा उसको मिली एवरेज, एक मिली अबव एवरेज, एक दफ़ा आउटस्टैंडिंग, उसको एवरेज कर दें, डिवाइड बाय 3 कर दें तो जो भी निकलेगा 10 साल की एवरेज निकाल दें। इसकी वेटेज फिर दी जाती है, 100 में से 60% इसकी है, क्योंकि ये मेन काम है, उसने उस बंदे ने कितनी परफॉर्मेंस दी है। इसको फिर मेन कर देते हैं तो 60% को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी उसने 10 में से नंबर लिए थे। लेट से उसके एवरेज 8 निकली थी, तो 10 को मल्टीप्लाई करें तो जो 60 में से परसेंटेज निकलेगी वो 48 निकलती है, तो वो 48 ले लेगा। ये अब आ गया ACR के 60% एक तरफ हो गए। फिर आ गए कोर्सेज, कभी उसके नंबर चेंज होते रहते हैं, कभी 20%, कभी 30%। हमारे ज़माने में 20% थे तो 20% और दे दें उनको, वो कोर्सेज हो गए। अब आपकी वहाँ पे ग्राउंड परफॉर्मेंस आ गई। उसके बाद कोर्सेज आपके आया कि जी इसने पढ़ाई में कैसा है, वो भी आ गए, 80% ख़त्म हो गया आपका, पीछे रह गया 20%। अब ज़ाहिर फ़ौज है, उन्होंने ये देखना है कि इसका डिसिप्लिन कैसा था। तो डिसिप्लिन के लिए जैसे 5%, 10% उन्होंने रख दिए। अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम उल्टा सीधा कर दिया है वो उसके मार्क्स कटते जाते हैं। वो मार्क्स कटेंगे तो आपको 10 में से जितने मिले वो भी ऐड हो गए। उसके बाद आखिरी होता है कि ऑपरेशंस में कहीं गए हुए, अब उसकी चेंज आती रहती है। लाइक अभी ये फाटा वगैरह में जो ऑपरेशंस थे उनमें जाते हैं, या जंग हो गई तो उसके मार्क्स होते हैं। कोई आपको ये निशाने इम्तियाज़ वगैरह मिल गया, या अदरवाइज जितने भी हमारे इनके भी मार्क्स, ऑनर एंड अवार्ड्स, इसके मार्क्स होते हैं। ये मिल के 100 बन जाते हैं। इसके अंदर अभी लेट से हम 3 बैठे हुए हैं, आप भी, हम तीनों कोर्समेट्स हैं, एक ही वक्त हमने शुरू किया। आप जो हैं ACRs ले के बड़ा ज़बरदस्त काम किया, कोर्सेज आपके थोड़े से कम थे। इधर जो है इनके कोर्सेज बहुत ज़बरदस्त थे, ACR मेरे पास दोनों चीज़ें बैलेंस थी। अब इनको सारों को ऐड कर लें, इसको कहते हैं ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स। लेट्स से मेरे बनते हैं टोटल, ये एक ज़माने में जिस वक्त मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल मैंने बनना है उस वक्त मेरे बनते हैं 64, आपके बनते हैं 60, उसके बनते हैं 62। अब ये 3 लोग हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना है। अगर वैकेंसी एक है तो एक ही जाएगा और वो 64 वाला चला जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्र उसने। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या गुंजाइश है सिफारिश की। अब एक खुद था, अब ये 1-2% मार्जिन छोड़ेंगे आपके यार, वो भी है तो नहीं, कुछ नहीं है इसमें, OEI के ऊपर ये चल जाता है। अनलेस आपने कोई बहुत ब्लंडर किया हो जो कि किसी से छुपा रहा हो और उस वक्त कहीं पे सामने आ जाए। तो वैसे होता किस किस्म का ब्लंडर है? तो सर ये जब 100 पॉइंट्स आप पूरा कर लेते हैं जी, तो फिर आप आर्मी चीफ तक भी जा सकते हैं? नहीं, वो तो सारों चांसेस एक जैसे होते हैं। मतलब जो अच्छा करता जाएगा, जो कंपैरेटिवली बेहतर होगा, जो मेरिट पे ज़्यादा अच्छा होगा, वो आगे चलता जाएगा। इसके लिए मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं सिस्टम में कहीं एक जगह पर गलती हो भी जाए
तो वहाँ पे और उसको करेक्शन के लिए 2-3 और एजेंसीज होती हैं जो चेक करती हैं। ओके तो इसलिए ये नहीं हो सकता, मतलब अभी हम 3 ही बैठे हैं तो हमारे अपने अपने ख्यालात होंगे, अपने अपने ऑनर के अपने क्राइटेरिया होगा। मैं हो सकता है कहूँ कि यार सिफारिश कर लेते हैं, आप कहेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम 3 बैठे हैं तो वहाँ उस वक्त फिर तो मेरी बात नहीं चलेगी। ये इस तरह के इतने चेक एंड बैलेंसेज हैं कि जो भी ऊपर आता है ना वो ही इज़ द बेस्ट या शी इज़ द बेस्ट। आजकल ये वैसे मिसकंसेप्शन बहुत सारे दूर ये कर बार बार मिसकंसेप्शन है, और ये फिर हमने अप्लाई करने की कोशिश की थी ब्यूरोक्रेट्स को भी। Okay. जब इनको ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये ग्रास रूट लेवल पे जब ये गए थे, यहाँ पे इनको भी हमने कहा कि ये भी करें। वो अभी भी आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा, FBR ने अपना एक सिस्टम निकाल दिया। ये सिस्टम वहीं से सीखे थे, उसकी इंप्रूवमेंट्स होती जाती हैं या अडेप्ट करते जाते हैं अपने अपने सिस्टम के साथ। तो ये एक बहुत ही मेथोडिकल, ट्रांसपेरेंट और मेरिट के बेस के ऊपर एक प्रमोशंस चलती हैं इस तरह की। ये क्योंकि आर्मी की बात अच्छा, अब इसी तरह जो कोर्स करने के बारे कोई जाता है, उसी वक्त वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये बंदे ने इस कोर्स पे जाना है, इस आर्म का आदमी होना चाहिए, मतलब इन्फेंट्री का है, आर्मर का है। तो उसको जब वो देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है, तो 60 से ऊपर होना चाहिए। ओके तो 60 से ऊपर देखते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गए, उन्हें कहा नहीं 65 से ऊपर होना चाहिए। तो बेस्ट जो 4-5 होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुला देते हैं, उस इंटरव्यू में जो बेस्ट होता है वो फिर चला जाता है। एक प्रोसेस है और हर एक को पता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मेरे ख्याल में फौजियों सिविलियंस के पास ये ज़रा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और होता है, ये जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, अगर कहीं गलती हो जाए या गलत हो जाए उसके साथ, तो देयर इज़ अ प्रोसेस जिसको कहते हैं रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस। उसी वक्त एप्लीकेशन लिख सकता है प्रोसेस में, नॉर्मल चैनल्स में, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। Okay. अपने CO के थ्रू या अपने जो भी कमांडर है उसके थ्रू वो एप्लीकेशन देता है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए ये मेरा इंटरव्यू हुआ था, इसी तरह था, मेरा ख्याल में मेरिट पे इधर था, मेरा इंटरव्यू गलत हुआ। बहुत कम होता है वैसे, क्योंकि मेरिट बड़ी ठीक होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी लगे किसी को कि ये ज़्यादती हो गई है तो वहाँ पर उसका मुदावा भी है। ओके तो सिस्टम बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुशी ये होती है कि भी मेरिट है और ट्रांसपेरेंसी है, तो ठीक है, ठीक चलता है। नहीं तो सर, मैं एक और चीज़, अभी फौजी की बात हो रही है, फिर हम जरा आगे आपके दूसरे वाले आगे करियर के ऊपर भी आते हैं, जैसे बट बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं फौज के अंदर। मैस का जो कल्चर होता है, यू डू मिस इट? आर यू फूडी पर्सन वैसे? बहुत ज़्यादा। ओहो, तो यू मस्ट हैव मिसिंग और मैंने मेस का, हमारा एक होता है मेस सेक्रेटरी। ओके तो मेस सेक्रेटरी जो है वो मैं 2 या 3 दफ़ा कोयटा जैसे शहर में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी थी जो कि पहले नहीं होती थी। ओके मतलब हमें पहली दफ़ा पता चला था कि मुर्गी के कई ऐसे हिस्से होते हैं जो कि ज़ाहिर नहीं करने चाहिए, वो खाने वाले होते हैं, वो हमने नाश्ते में देने शुरू कर दिए। दुमचिया तो नहीं सर, दुमचिया तो नहीं देनी शुरू कर दी सब कुछ किया। उसके बाद सज्जी जो थी वहाँ की, वो बहुत मशहूर चीज़ है, जी। वो हमने मेस में इंट्रोड्यूस कर दी। ओके लेकिन जी जो बाद लोग खा रहे हैं वो भी तो खाने वाली चीज़ है। फिर हमने उनकी, मेरा ये होता था कि मैं अपने कुक्स को कहता था अब ये सीखो, उनकी क्लासेस ट्रेनिंग कराई और फिर उनको सिखा के हमने काम शुरू किया। बड़ा मतलब मेस का तो देखें ना, वहाँ पर एक जो सबसे बड़ी हमारी चीज़ है, मुझे पसंद आ गई चीज़, मैं 10 से पूछूंगा कि भाई खानी है, जी खानी है, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, फिर हमने एक हुक्म देना कि यार ये हो जाओ और ये कर लो, तो वो हो जाती है। ट्रेनिंग उसके साथ करा देते हैं ताकि एक अच्छी से अच्छी चीज़, फिर उनको कोई चेक एंड बैलेंस भी रहता है अपनी जगह पर, लेकिन साथ साथ इंसेंटिव्स होते हैं। किसी को प्रमोट कर दिया एक रैंक, एक कुक को हमने चीफ कुक बना दिया, किसी को हमने कहा कि नहीं तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम्हें 2 तनख्वाहें दे दी, चलो तुम छुट्टी, यही हम दे सकते हैं, ऐसे ही इससे ज़्यादा नहीं। और वो पैसे भी ज़्यादातर हम जेब से देते हैं, मतलब वो कोई उसमें बाहर से नहीं आते। मेरे सर, कोई फनी वाकया जो आपको कैडेट का याद हो, किसी ऐसे मैस का याद हो, कोई ऐसी चीज़ जो आज तक आती हो दिन में तो बंदा एक बार स्माइल आ जाती हो चेहरे पे? हाँ, वो स्माइल एक दफ़ा ऐसी चीज़ हुई थी, खैर ये जोक भी है और फिजिकल भी हुई। ओके होता ही है कि जब मेस में हम बैठते हैं तो हमारा एक प्रोसेस है, वहाँ पे भी एक NCO खड़ा होता है जो मेस का इंचार्ज होता है, फिर उसके ऊपर एक JCO होता है, फिर एक मेस सेक्रेटरी होता है जो अफसर होता है। वहाँ पर अगर किसी की कोई ऐसा उल्टी सीधी चीज़ हो जाए, मसलन फल रखा हुआ है तो फल ख़राब है, तो वो बेचारा मारा गया क्योंकि उसी ने लाना होता है। ज़ाहिर है जहाँ इंसेंटिव दे रहे हैं वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है। अगर कहीं पे मिर्च ज़्यादा हो गई है, नमक, हर चीज़ चेक होती है। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो एक सालन में मक्खी पड़ गई, तो वो अब उसने बुला लिया, उसने कहा ये क्या है, उसने उठाई मुंह में डाली, कहा ये काली मिर्च थी। मतलब ये एक अच्छा बड़ा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखे, ये फौज की सजाएं हैं बेसिकली, उसकी एविडेंस देखें कि एविडेंस ही नहीं रहा कि वो क्या करेगा, उसकी क्या इंक्वायरी होगी कि जी काली मिर्च थी या मक्खी थी। तो ये चीज़ें चलती हैं और हम बड़ा एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल में मजा आपको देती है। बहुत सख्ती होती है, लेकिन जब वो सख्ती के बाद जब आराम से बैठता है आदमी तो बहुत एंजॉय करता है। है। देखिए सुबह से लेके सुबह
जाते हैं, एक पूरी लाइफ है। सुबह पीटी करते हैं, पीटी के सर बाद एक आप यूनिफॉर्म लाइफ भी है सर, इसको भी पीटी के बाद आप वापस आ जाते हैं, वापस आके आप नाश्ता करके फिर वापस चले जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के सारा दिन उनके साथ रहते हैं। फिर शाम को मतलब छुट्टी हुई, वापस आए, गेम्स शुरू हो जाती हैं, और गेम्स हर किस्म की गेम हमें मिलती है। मतलब जिसका शौक स्कॉश के ऊपर है वो स्कॉश खेलने चला जाए। ये सारा मेस के साथ, क्लब्स के साथ हमारा लिंक होता है। और फिर लाइफ है मेस में भी। एक मेस में भी खाना खाना कोई इतना आसान नहीं होता। अब जब सीनियर बैठा हो तो फिर तो बिल्कुल ही आसान नहीं रहता। तो वो एक चीज़ आपने शायद वो देखी हो, अल्फा ब्रावो चार्ली, तो वो एक्चुअली उसकी वही हो रहा होता है जो होता है। तो आप खुद सोच लें कि आप सख्ती भी खा रहे हैं लेकिन फिर मज़ा भी आता है उसमें एक उन्हीं के साथ आप इतने फ्रैंक होते हैं कि वो आदमी आपका साथी है, आपका सीनियर है, जो भी है, एक दूसरे के जान निछावर है कि जी अगर कहीं पे आ गई बात तो फिर वो नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैंने फौज के अंदर देखा है कि जो आपके जो बैचमेट और कोर्समेट होते हैं ना, दे हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी। वो 40 साल बाद भी वो अपने में ऐसे कनेक्टिविटी होती है कि वीकेंड पे कहीं पे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो इट फील्स लाइक पूरी एक साथ। बच्चों में भी इसी तरह, बच्चे भी हमारे अपने ही बच्चे समझ जाते हैं। मतलब मैं इस तरह के हालात, अब खैर वो उस तरह के नहीं रहे थोड़े से, लेकिन मैं अपने वाले साहब के साथ जब थे, मुझे याद है मेरी एक लाहौर डेथ हो गई और हम कोयटा में होते थे, वो भी कोयटा पोस्टेड थे। तो हम साथ, क्योंकि इतना नहीं था उनके पास कि जी वो जहाज़ पे हम सारों को लेके आते, तो दे हैड टू कम, तो हमें वो छोड़ आए थे साथ वाले नेबर के पास। ये हालात थे हमारे कि नेबर भी जो थे वो हमारे एक तरह के फैमिली मेम्बर्स होते थे। मतलब वो कोई लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, मेजर होगा, इसी रैंक का बंदा होगा, तो वो वहाँ पर ही हम छोड़ जाए। अब वो एक ट्रेडिशंस थी जो कि इतनी अट्रैक्टिव हैं कि अगर आज मुझे कहेंगे जी अब क्या करना तुमने, अगर तुम्हें फिर वापस ले जाएं, तुम्हारी कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसमें तुम फिर 20 साल के हो जाओ, तो मैं कहूँगा मैं फिर फौज में चला जाऊँ। ये चीज़ें हैं जो बहुत मतलब हम लोग ज़रा थोड़े से उसमें इमोशनल हो जाते हैं। सर मैं अब आता हूँ ज़रा आपके वाइस चांसलर वाले सफ़र के ऊपर। कॉलेज ऑफ EME जो है उसके आप कमांडेंट थे जी, फिर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फिर यूनिवर्सिटी लाहौर गैरिसन, यू नेम इट, यू एंड यू वर देयर सर जी। तो कैसा ये एक ट्रांजिशन था या वो भी पैशन टीचिंग वाला शुरू से? नहीं, मैं वापस आपको वहीं ले जाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया ना, मैंने स्कूल में पढ़ाया FSC के बाद, फिर उसका ये पैशन था, पढ़ाने का पैशन था। तो EME कॉलेज में मैंने तकरीबन हर रैंक में, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये यहाँ तक तो मैं वहाँ पे रहा। EME कॉलेज में हमारा उनके नाम ज़ाहिर है नस्ट की वजह से वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता था या लेक्चरर हो जाता था, इस तरह के वो रैंक्स वो भी चलते थे साथ साथ। तो मेरे पास डुअल रैंक था जब तक लेफ्टिनेंट कर्नल था। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद मैं फिर मुझे डिप्यूट कर दिया उन्होंने चाइना में। तो मैं चाइना चला गया और वहाँ पे फिर 3.5 साल में वहाँ रहा। वो बेसिकली अगेन टेक्निकल लिहाज से उसको पेट्लो कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी टेक्निकल लिएज़न ऑफिसर। उसका काम ये होता है कि दुनिया जहान में जहाँ टेक्नोलॉजी नज़र आए वो पाकिस्तान आर्मी को देने के लिए बताएं इनको। उसके अलावा सारी इंस्पेक्शन, सारा इक्विपमेंट जो है वहाँ से आ रहा है, उसको देखेंगे वो सही जिस हालत में कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी हालत में हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो कोई मतलब कोई उसमें कोई उसकी क्वालिटी चेक, उसकी क्वालिटीज़ की पूरे के पूरे हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते थे, वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक पैट कहलाता है, मतलब वो जो एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे कंडक्ट करते थे। ये बड़ा काम था। एजुकेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ तो ये शुरू से इसी तरह रहा। तो कॉलेज कमांडेंट जो है वो तो एक पिनिकल था ना, मतलब इससे बड़ा कॉलेज के अंदर और कोई नहीं होता था। तो इसी तरह मैं ब्रिगेडियर के रैंक में उधर नहीं रहा, लेकिन कर्नल के रैंक तक था। फिर उसके बाद जब मैं इन्होंने कमांडेंट लगाया तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उसमें मैंने बहुत काम किए। एक होता है, एक और आप चीज़ को नोट करें, अपने भी ज़िंदगी में यही सोचा होगा कभी, हम जब कैप्टन होते हैं ना तो ये सोचते हैं कि अच्छा अब मैं इस यूनिट में आ गया हूँ, ये मेरा जो कमांडर है ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, 2 रैंक्स सीनियर है, इसने क्या अच्छे अच्छे काम किए, दूसरी यूनिट में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं। और आप अपना एक माइंड बना लेते हो कि जब मैं इधर पहुँचूंगा ना तो मैं ये करूँगा। आपने गोल बनाया होता है अपना कि अच्छा इसमें मेरी स्पोर्ट्स में मैं ये कर दूंगा, मैं पढ़ाई में ये कर दूंगा, मैं ये कर जो भी मैं आपकी सोच होती है और वो आपके जहन में रहती है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं फिर वो सारे काम आप करते हो। तो जब मैं कमांडेंट EME कॉलेज बना तो ऑब्वियसली मुझे पता था मैंने करना क्या। उसमें जो सबसे बड़ा काम किया जिसकी मुझे आज भी बहुत खुशी है वो ये कि UK की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जी और एक साउथ एम्पटन। ये उनकी इंजीनियरिंग की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों। ये जो थी, चूँकि EME कॉलेज में 4 डिग्रियाँ कराते हैं हम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैगाट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। ये नस्ट का हिस्सा है, बिल्कुल, और नस्ट की डिग्री है इसके लिए। तो ये लोग जो यहाँ से निकलते थे तो मेरा ख्याल था कि रिसर्च होनी चाहिए हर वक्त, हम रिसर्च में बहुत पीछे, तो इनको PhDs के लिए भेजना चाहिए, MSc लीडिंग टू PhD या अदरवाइज। वहाँ से फिर मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने कहा कि जी हम PhDs के लिए आपके पास भेजेंगे। उसमें मैंने 1.5 साल तकरीबन मैं कमांडेंट रहा था। 1.5 साल में 16 PhDs हमने वहाँ भेजे थे। वाह। और अच्छी बात ये थी कि उन 16 के 16 लोगों को
वो वापस नहीं आ सके। उसकी वजह ये थी कि वो गोरों ने कहा कि जी इससे अच्छा टैलेंट नहीं है। वाह वाह। ये मैं बात बार बार आप तो ये लोगों ज्यादती कर दी उन्होंने हमारे आपकी साथ। एज के साथ बताता हूँ ना, आपकी एज के लिए ये बता रहा हूँ कि ये जिस तरह मैंने पहले वो बताया था कोबरा के लिए, आपका टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म जो पाकिस्तानी बच्चों में है ना, उनको सिर्फ चांस मिलना चाहिए। सर आप चाइना भी 3 साल आप रह के आए हैं वहाँ पे, मतलब आपने वहाँ पे काम किया है, तो चाइनीज से आपने क्या लर्न किया सर? वही मैं बता रहा हूँ कि उनसे इतना कुछ सीखा है कि जो पहले भी सीखा हुआ था उसके भी फर्दर उनकी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ थी। खामियों से भी खामियाँ भी हमने सीखी कि भाई ये है तो ये नहीं करना चाहिए। जी जी। लेकिन उनकी जो खूबियाँ उसमें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं मतलब अगर बताने लगूँ तो, क्योंकि मेरा ये काम था कि मैं नॉर्मली एक जगह नहीं होता था। मतलब बीजिंग में एम्बेसी थी तो सिर्फ वहाँ नहीं होता था, मेरे पास मेरी एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया तक था। और उसके अलावा इस तरफ कोरिया था, नीचे कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे मुल्क मेरे मतलब मेरी उस जुरिस्डिक्शन में थे। जहाँ पे हमने सामान लेना होता था, जहाँ टेक्नोलॉजी आती थी, वहाँ मैं जाता था, इंस्पेक्शंस करता था, लेके आता था। उधर मैंने जो एक चीज़ नोट की कि अमेरिकन एम्बेसी के पास या जितनी भी यूरोपियन एम्बेसी थी वो सामने होती थी। मैं अपने ऑफिस जा रहा होता था तो उधर भी एक लंबी लाइनें, क्योंकि ज़ाहिर पॉपुलेशन बहुत, ऐसे ही लाइन 1-2 किलोमीटर तक लंबी होती थी। और वो सारे मतलब यंगस्टर नज़र आते थे कि ये स्टूडेंट्स हैं, या बूढ़े भी होते थे उसमें, लेकिन बाकी मतलब यंग एज के ज़्यादातर लोग। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने इनके एक मिनिस्टर था एजुकेशन का, उसको मैंने पूछा कि मैंने कहा यार तुम लोग हमें कहते हो कि ब्रेन ड्रेन, हम लोग सारे भाग जाते हैं यूरोप और ये वो, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ तुम एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसोगे, ये तुम्हारा सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सारे बच्चे जो हैं ये सारे मुल्कों में जा रहे हैं, फिर क्या करोगे तुम? बड़ा हंसा। ये चीज़ जो है ना सीखने वाली है। उसने कहा कि देखो बात सुनो, हम कोई चीज़ बगैर प्लानिंग के नहीं करते। ये बात है, मैं बात कर रहा हूँ 1999 की। मैं जब 98 में गया था, 2001 में वापस आया था, 1999 की बात है। मैंने कहा ये, कहता है ये चक्कर ये है कि इसकी प्लानिंग ये है हमारी कि हमने हर साल, पिछले साल हमने 2.5 लाख बच्चा भेजा था, अब इस साल हमने 3.5 का टारगेट रखा हुआ और ये 5 तक जाएंगे, 3-4 सालों में 5 तक चले जाएंगे। हमने इनको टास्क कर दिया हुआ है कि जो जाएगा इतने साल वो ये काम करके, जिसने एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, उसके टाइम के लिहाज से इन्होंने वापसी का प्लान भी इनका प्लान्ड है। दे आर गोइंग, इनको ये भी बताया गया तुमने क्या अचीव करके आना है वहाँ पे। मतलब ये नहीं कि एक बंदा वहाँ पर जाए और सिर्फ कंप्यूटर में चला जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये इनको हमने खुद प्लान करके बताया हमारी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ये इन्होंने ये कुछ लेके आना है। कहते हैं ये अब 5 साल के बाद देखिएगा, इनमें से जब ये वापस आने शुरू हो जाएंगे तो आपको 10 साल के बाद चाइना कहाँ होगा। एग्जैक्टली वो हुआ। ये एक इतनी बड़ी चीज़ सीखने वाली थी कि हम जो ये बार बार कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने आपको अभी अपनी एग्जांपल दे दी कि 16 पीएचडी है, आज भी उनके हमारे पास नाम है, आज भी वो यहाँ के लोगों को हेल्प करते हैं, आज भी उनकी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र हो रही है इन टर्म्स ऑफ उनके स्टूडेंट्स के फॉर्म में, या वो यहाँ से जाते हैं एडमिशन्स के फॉर्म में उनको हेल्प करते हैं। इन लोगों के देखें कि इन्होंने जो भेजे थे वो वापस आए, और वापस आके उन्होंने क्या काम किया वो आपके सामने है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी थी, मैं उसको वाकई एडमायर करता हूँ। मैं चूँकि जैसे मैंने कहा कि मेरा काम था चाइना के अंदर भी फिरना, तो मैंने तकरीबन उनके 80 सिटीज़ देखी हैं, और बहुत एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखी, क्योंकि लेट्स से हमने एक स्पेशल स्टील लेना है तो एक फैक्ट्री में जाना था, उनसे निगोशिएट करना था, फिर आर्मी उससे साथ डील करती थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता था, और बहुत ट्रैवलिंग थी मेरी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि यार, लड़कियाँ 2-3 थी, तो मतलब कभी जो भी आपकी इंटरप्रेटर अंग्रेज़ी वाली, जी, तो पूछा कि बात सुनो, ये बताओ कि ये तुम्हारे यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो ये तो बहुत मतलब तुम औरत हो, ये तुम्हारी तो ये बेसिक राइट है कि मतलब ये तुम्हारे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो ये तुम लोगों ने कभी इसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं सोची? उन्होंने कहा क्यों सोचना हमने, वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये अगर उनके मतलब ये हमारी कौम के लिए फ़ायदेमंद है, नेशनल स्पिरिट में हम यही करेंगे। ये आप ये देखें कि अपनी एक पर्सनल चीज़ को उन्होंने नेशनल लेवल पे जाके सेक्रीफाइस कर दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि अगर आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं ना, डबल रोड है, जिस तरह की आप समझ लें मोटरवे है समझ लें, बीच का उस पर काम हो रहा है और वो पेंट कर रहे हैं उनकी रेलिंग के ऊपर। अब यकीन करें, गाड़ियां अगर 60, 70, 80 किलोमीटर पे भी जा रही हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो अपने काम पूरा करेंगे, 12:30 तक काम करेंगे, 12:30 बजे एक सीटी बजेगी, दे विल गेट अप फ्रॉम देयर, आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, जिसको हम सस्ताना कहते हैं या कैलूला कहते हैं ना। दे विल टेक हाफ एन आवर ब्रेक, एग्जैक्ट 2 बजे वापस पहुंच जाएंगे और फिर वही काम करें। रातों को काम करते थे, सुबह के वक्त ट्रैफिक चल रही होती, रात को भी अगर ट्रैफिक चल रही है तो काम हो रहा है। जो काम हमने देख लिया है, मतलब यहाँ पर एक ओवरहेड बनाने के लिए आपको 10 दिन चाहिए,
उधर एक दिन में वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते थे कि आप कहते थे ये हुआ क्या है? कोविड के टाइम में उन्होंने रातों रात 24 घंटे में हॉस्पिटल्स बनाए सर, इस तरह ही है। इस तरह ही। और अभी वो बहुत आगे, मतलब मैं तो 98-99 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तकरीबन हर साल 2022 तक तो मैं जाता रहा हूँ, जब कोरोना जब तक नहीं हुआ उस तक मैं जाता रहा हूँ मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। उनकी इतनी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी सीखें हम, लेकिन ये नेशनल स्पिरिट की जो बात है, इसमें मैं एक और नेशनल स्पिरिट के साथ एक और मिला था। जब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान आर्मी के लोग जाते थे, एयरफोर्स के जाते थे, उसका भी मैं इंचार्ज था कि उनकी देखें पढ़ वो सही रहे हैं, उनको कोई मसले तो नहीं है। वहाँ मुझे पहली दफ़ा बुलाया उन्होंने, ये बीजिंग की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, शिनख्वा यूनिवर्सिटी का नाम है। मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं गया, तो गेट के ऊपर ऑडी गाड़ी खड़ी थी, मैं खैर उसमें बैठ गया, अपनी गाड़ी छोड़ी मैंने, वहाँ पे बैठ गया उसमें। वहाँ जाके उन्होंने एक ऑफिस के सामने खड़ा किया, उन्होंने कहा जी सॉरी आप जल्दी आ गए। मैंने कहा मैं तो फौजी आदमी, तो जल्दी आना था। उन्होंने कहा नहीं आपको 1 मिनट लगेगा, अभी बस हमारे वाइस चांसलर आ रहे हैं। मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, खैर मैंने कहा चलो मैं इधर ही देखता हूँ, फूल शूल लगे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने में एक साइकिल आया, बूढ़ा सा आदमी था, साइकिल के पीछे उसने ना कैरियर के ऊपर एक और औरत बैठी थी, वो भी तकरीबन उसी उम्र की थी, वो अबाउट 70 ईयर्स की एज की होंगी, टाई लगाई हुई थी उसने। उतरा, आई एम फलाना फलाना, आई एम द वाइस चांसलर है। वाओ, ठीक है भाई, इंग्लिश उसने अच्छी बोल रहा था। माई वाइफ शी इज़ PhD फ्रॉम अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी के नाम ले रहा, आई एम फ्रॉम MIT। हमारी बातचीत शुरू हो गई। जस्ट टू गिव यू अ शॉट ऑफ दैट, मैंने पूछा कि यार तुम MIT में थे और तुम वहाँ से क्या तुम्हें मिलता था वहाँ, ग्रांट श्रांट जो भी फॉर्म थी? कहता है मुझे $2000 मिलते थे। अब ये सोचें 99 में $2000 बड़ी बला चीज़ थी। तो मैंने कहा यहाँ क्या मिलता है? कहते हैं यहाँ मैं 800 युआन लेता हूँ। अभी 800 युआन उस ज़माने के 6 रुपये के हिसाब से आप देख लें क्या उसकी तनख्वाह हो। ज़मीन आसमान का फ़र्क सर। मैंने कहा ये तुम वहाँ से छोड़ के इधर आ गए? मैंने कहा मुझे भेजा, अब ये इसको लिंक करें वो जो मैंने कहा कि कितने लोग भेजने थे, क्या उन्होंने करना था और कैसे वापस आना था। उसने कहा दिस इज़ व्हाट दे वांटेड मी टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, आई एम वॉलंटरीली कम हियर। अब ये देखें कि ये है नेशनल स्पिरिट, इसी वजह से वो नेशन है आज। वो नेशन यहाँ पहुँच गई है। अब थोड़ा सा उनमें चेंजेस आई हैं, लाइक मुझे याद है बटवा भूल जाए आप कहीं पे या गिर जाए आपसे, वापस आए दूसरे दिन तीसरे दिन भी आए तो आपको मिल जाता था। अब वो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, लेकिन वो चेंजिंग तो होती है, हर जगह पे है सर वो तो फिर। हाँ वहाँ एक मज़ा का खेज भी साथ चीज़ें चलती थी उनकी। एक दिन क्या हुआ कि जी मैंने उनको कहा कि जी अच्छा कोक वहाँ नहीं थी उस ज़माने में, मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ ड्रिंक, डू यू हैव कोक? उसको कोला कहते थे। ओके वील गेट यू अ कोला। अच्छा मैं बातचीत कर रहा हूँ, मीटिंग चल रही है और मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने ग्लास उठाया और जब मैंने मुँह को लगाया तो मेरी ज़ुबान जल गई। वो हुआ ये कि ये पीते हैं गर्म पानी हर वक्त, इन्होंने कोला को भी गर्म पानी करके मुझे दे दिया। इस तरह के चैलेंजेस फिर उसके बाद उनके गांव वगैरह में जाने के बड़े चैलेंजेस थे, मतलब वहाँ ज़ुबान बिल्कुल ही नहीं बोली जाती थी, जो इंटरप्रेटर भी कई दफ़ा वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। तो एक दिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो एक जोक सुनाऊँ मैं आपको, मतलब ये लाइटर साइड होती थी तो उसमें ये था कि बड़ा मैंने एंजॉय किया वहाँ। एक जगह देखी मैंने, मैं ड्यूटी पे जाता था लेकिन मैं फिर देखता था कि उनकी हिस्ट्री बहुत है, तो मैं एक जगह फिर जाके वैसे ही अपने शौक में जाके देखा था। एक दिन क्या वो होटल था, तो उस होटल में गए तो एक मेरे सीनियर आए हुए थे विज़िट के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो नमाज मैंने पढ़नी होती है, तो इनको 2 नमाज़ें जो हैं कम से कम वो तो टाइम पे हम पढ़े, सनराइज़ पे फजर पढ़ लेंगे, तो सन सेट पे जो है ना वो हम मगरिब पढ़ लेंगे। तो इनसे पूछो कि इधर सनसेट और सनराइज़ का टाइम क्या है? मैंने कहा ठीक है। मैं खैर गया, जितनी मुझे चाइनीज़ आती थी मैंने उनसे बातचीत कर ली। मैंने सोचा कि इनको समझ नहीं आई, मैंने अंग्रेज़ी में बताया, लिख के बताया। मैंने कहा वी जस्ट वांट व्हाट विल बी द टाइम फॉर सनराइज़ एंड व्हाट विल बी द टाइम फॉर सनसेट, दैट्स ऑल, जस्ट सेंड मी। थोड़ी देर बाद मुझे ना एक चिट आती है, उस पर लिखा हुआ था टुमारो देयर विल बी नो सनराइज़ एंड नो सनसेट। मतलब उनका ये था कि ये बादल होंगे। So, इस तरह की कन्वेंस होती थी, इससे बड़े इस तरह के वाक़यात वहाँ हुए। तो आई रियली एंजॉयड इट। उनकी वो साइड डेडिकेशन देख के, नेशनल स्पिरिट देख के, उस पर भी अफसोस थोड़ा सा होता था। उनकी मतलब और चीज़ें सीखने वाली थी, फिर उनकी मेहनत से सीखी। आप उनको कहें कि ये मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं कहता था कि यार ये ऑसिलोस्कोप जो है ये बहुत 15 मेगाहर्ट्ज़ तक चल रही है, मुझे 200 मेगाहर्ट्ज़ की चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप जाएँ उसी फैक्ट्री में, यू विल फाइंड 400 मेगाहर्ट्ज़ ऑसिलोस्कोप। ये उनकी चीज़ थी। आपने पाकिस्तान में बड़ा एक ट्रेंड है स्टार्टअप का, ये इंक्यूबेशन सेंटर के पीछे भी आपका ही हाथ है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब तो हर यूनिवर्सिटी ने ये लागू कर दिया है, ये आइडिया बेसिकली आपका था जी? हाउ डू यू सी? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली मेरा आइडिया बेसिकली स्टेम करता था HEC की पॉलिसीज़ है। ये एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन एक्चुअली एग्जीक्यूशन और थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क है। हमने फिर यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर किया था, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा काम था जो मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने किया, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके अंदर मैंने ये सोचा कि ये जितने हमारे बच्चे हैं ना, इनको जो ही ये या तो कॉलेज के अंदर ही यूनिवर्सिटी के अभी 4 साल जब आते हैं उसी के दौरान
या जो ही यहाँ से निकले ना, तो ये नौकरियाँ इतनी हैं नहीं हमारे पास, तो इस नौकरियों की बजाय इनको अपने काम करने चाहिए, और इसको ये भी महसूस करना चाहिए कि कोई काम भी जो है वो बिलो डिग्निटी नहीं है। इस्लाम में तो ये चीज़ अपने हाथ से करें, सब कुछ करें, कमाएं, लेकिन अपना काम करें। उससे ये होगा कि आप तो एक तो वो कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉई, आप अपना यू शुड बी एन एम्प्लॉयर। ये था कॉन्सेप्ट। सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये हुआ कि हमने ये शुरू कर दिया, हर बंदे को कहा कि तुम अपना बिजनेस प्लान बनाओ। और मैं खुद कई उनको पकड़ के ना रास्ते में कुछ जा रहा हूँ, अब तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। उसका मजाक ये बन गया, एक दिन मैं खड़ा था तो मोटरसाइकिल्स की पार्किंग हमारी होती थी, वहाँ पे कोई 200-300 मोटरसाइकिल था। मैंने देखा कि एक लड़का था, वो उसने कहा कि यार तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। उसने कहा एक शर्त पे लेके जाऊँगा, तुम्हारा बिजनेस प्लान है तुम्हारे पास। ये इनग्रेव हो गया था बच्चों में, वो सोचते ही इसी लाइन पर थे कि यार हमने क्या करना है। और उसमें मैं आपको बताऊं, कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं। उस इंक्यूबेशन सेंटर में बाबर अली साहब पैकेजेस वाले जो हैं, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे बच्चों को एट दैट नेशनल लेवल। 10 टीमें सेलेक्ट हुई थी, 3 LGU की थी, और LGU की 3 टीमें टॉप 3 थी। उन्होंने कहा ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब लम्स का नाम होना चाहिए था, यहाँ हमारा बच्चा ही कोई नहीं है, कोई टीम ही नहीं है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी जिससे 3 और वो भी 1 2 3। उन्होंने कहा जी यहाँ पर एक लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी है। उस पर वो फिर उन्होंने विजिट किया हमें, जो कि हमारे लिए बड़ी बात थी, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि नाम है बाबर साहब का, सैयद बाबर अली का। उन्होंने आके हमें विजिट किया, आए 1.5 घंटे के लिए आए थे, 8 घंटे के बाद गए। वाह वाह। ये थी जो हमने मतलब एक चैलेंज को कबूल करके उनको बच्चों को वहाँ पहुँचाया। और ये वो चीनियों से सीखी हुई चीज़ है कि यार इनको इतना कॉन्फिडेंस दें। उसमें बहुत बात ने अपने काम शुरू किए हैं, अच्छी बात है। इसी तरह का एक काम मैंने फिर अपने बेटे को तो मैंने बताया था, मैंने कहा तुमने जो मर्जी नौकरियां करो, जो मर्जी करो, अल्टीमेटली तुमने अपना काम करना है। इत्तेफाक से आजकल उसने एक काम शुरू, और जो क्रोस्टा इटालियन पिज़्ज़ा का नाम मतलब आजकल थोड़ा सा चल पड़ा है, वो माशाल्लाह वो कर रहा है। अल्लाह ताला की मदद चाहिए बस, दैट्स इट। ये चीज़ें हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स इज़ द फ्यूचर। अभी ये NICs बन गए हैं सब कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये इसको क्लास में नहीं पढ़ा सकते, इसको ग्राउंड पे छोड़ दें, मैदान दें, और मैदान में कहें अब तुम लड़ो। वो बंदा जो है ना, उसको अब इसके ऊपर मेरे बूट कैंप्स हुए, ये सारे YouTube वगैरह पे अगर देखें तो आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे किस तरह हमने इनको वहाँ तक पहुँचाया। सारे कोर्सेज जितने भी बाहर से थे वो हमने लिए। हमारे यहाँ ये था कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं था। इंडस्ट्री कोई काम आपको देना नहीं चाहती थी कि ये करेंगे नहीं, हमें डिच कर देंगे, इससे बजाय हम नई चीज़ खरीद के ले आएंगे। इस टाइप की चीज़ें थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और उसका ये देख लें कि हमारे फ्रीलांसर अगर दुनिया में 3rd हम हैं, तो 3rd किसी वजह से होंगे। टैलेंट भी है, प्रोफेशन भी है, प्रोफेशनल एक्यूमेंट भी है। ये अगर आप प्रैक्टिकल साइड पे आ जाए, नोबडी कैन बीट यू। मैं हमेशा लफ्ज़ जब कहा करता था यू आर सेकंड टू नन, तो ये एक्चुअली है, ऐसे ही है। मैं बड़े प्राइड फील करता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अपने 40 साल तकरीबन इन्हीं बच्चों में गुजारे, और बच्चों के साथ अंदर बैठ के गुजारे, नॉट एज अ यूनिफॉर्म जनरल ऑफिसर, या इवन मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। मैं एक बात ये ऑन द रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ कि हमारी भी जनरल साहब से जब मुलाकात हुई तो ही इज ऑलवेज इनटू द आइडियाज एंड ही वाज लाइक अच्छा और बताओ तो विजन लेके चल रहे हैं। तो सर आगे खजाना के ऊपर आते हैं जी। अब ये क्लाउड सर्विसेज, ये तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता, बट यू मास्टरिंग इट, ये भी जरा लोगों की तरह बताएं। अच्छा, ये उम्र कोई नहीं होती, अगर आपने मतलब कुछ चीज़ सीखनी है तो वो थड़े पे बैठे हुए किसी बंदे से भी सीख सकते हैं। ये मेरा ये भी असूल है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक पैशन था, टेक्नोलॉजी के साथ ज़रा लिंक भी था। तो इत्तेफाक से यहाँ पर जो है वो भी मेरे फॉर्मनाइट ही एक एक्स फॉर्मनाइट थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी इधर आके ज़रा इसमें भी आ जाओ, ये भी IT है, फ्यूचर है। मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एट दिस एज ऑफ 71 मुझे साथ जो मेरे साथ हुई ये चीज़, वो ये इसके क्लाउड में आने की, उसकी मैं बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। ये जो क्लाउड, खजाना का क्लाउड जो है, ये बेसिकली हमने फिर चाइनीज़ के साथ ही मिल के ये बनाया, बट दिस इज़, इसको कहते हैं AI बेस्ड या AI स्पॉन्सर्ड हाइपर स्केलर क्लाउड। हाइपर स्केलर क्लाउड्स, ये जो आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, एज़्योर का नाम सुना होगा, IBM, ये बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं, मतलब ये बहुत मगरमच्छ जो हैं, इनके ये है हाइपर क्लाउड्स। इसके अगेंस्ट हवावी एक हाइपर क्लाउड एक ही है, या अलीबाबा। इनमें से कोई भी यूरोपियंस तो इधर आएंगे नहीं, बिजनेस इतना मॉडल में उनको सूट ही नहीं करता, और आते भी रहे तो चले वापस। हवावी वाहिद एक थी जो यहाँ पर रही, अलीबाबा भी चला गया। तो इसको हमने फिर ज़रा, इनको भी चैलेंजेस थे, हम उनके पार्टनर्स बने कि जी आओ हमें यहाँ लगाते हैं। फिर हमने 1 साल पहले इनके साथ सिस्टम लगाया, और वाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ द फ्यूचर। आप YouTube के जितने चैनल्स पे सिर्फ आप डेटा सेंटर लिखें तो आपको सारी YouTube भरी मिल जाएगी। अमेरिका में यहाँ पर किसी जगह पर चले जाएं,
मतलब 10,000 तकरीबन इस वक्त डाटा सेंटर्स लग चुके हैं, जिनमें से 3-4 हज़ार 5 हज़ार के करीब तो अमेरिका में ही हैं, बाकी यूरोप में हैं कुछ, इंडिया में भी इवन 400-500 हैं, और चाइना में भी तकरीबन इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, 600-700 होंगे। दिस इज़ द फ्यूचर। अभी आप चैट जीपीटी के ऊपर आ गए हैं, वो एआई का फर्दर चीज़ है। मेरा जो इसमें पैशन है, जो एक्चुअल जिसके लिए अब उसको मैं विज़न दे रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे थोड़े अरसे के बाद लोग इसमें जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो आ जाएंगे। बच्चों में मेरा बहुत बड़ा इन्हिसार है, मैंने तो विज़न देनी है, जो थोड़ी बहुत मुझे पता है मैं उनको नॉलेज भी दे दूँगा, बाकी उन्होंने निकाल के मुझे सिखाना है। आप मैं क्यों कहता हूँ कि एआई और क्लाउड जो है ये आप आज भी सीखना चाहें तो इसके लिए पीछे की कोई नॉलेज नहीं चाहिए। साल पहले तक की आप नॉलेज लें, अगर नहीं भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज यहाँ से स्टार्ट करें तो आप उसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ पहुँची हुई हैं। सिर्फ मेहनत करनी है, और जैसे मैंने कहा इसको टैलेंट के साथ मिला लें, प्रोफेशनल उनकी एक्सेलेंस के साथ मिला लें, वी आर सेकंड टू नन। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये वाकई इस तरह के एक इंस्टीट्यूट हम बनाना चाह रहे हैं, जिसको हमने नाम ही जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का नाम दिया, जिसमें क्लाउड जो है, क्लाउड इज़ बेसिकली इज़ अ टैक्सी समझ लें, उसके ऊपर बैठ के इस सारे ने आगे जाना है। और उसको सीखने के लिए कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, आज से शुरू कर लें। तो आप आज आपने नाम सुना होगा एआई, जो इंडियन आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी सारी दुनिया जो है वो अमेरिका चली गई। नेहरू साहब ने बनाया था कहीं पे, पता नहीं 56 में, चले वो भूल जाएं सारे को। आज आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, और ये वो जो आपने लूज़ किया हुआ था वो यहाँ से फिर से मेकअप हो जाएगा। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनके पास इतनी नॉलेज है, दे आर सेकंड टू नन अगेन। आपके जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, टॉपर्स हैं। आप ओवरऑल रिज़ल्ट्स देख लें, ब्रिटिश काउंसिल के रिज़ल्ट का ज़रा स्टैटिस्टिक्स देखें, पाकिस्तानी मतलब हर जगह पर एवरेज उनके ऊपर है। तो जब ये सारा कुछ है तो उसका फ़ायदा कहाँ से लेना है आपने? फ़ायदा लेना है कोई डायरेक्शन दे के, और वो मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड में है, और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। सर अगर हमने सीखना हो तो हम कैसे सीख सकते हैं इसको? आप हमारे साथ रब्ता रखें बस। सॉरी, आप रब्ता रखें हमारे साथ। चैनल्स, इस तरह के चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बनाएं। नहीं सर, आप इस पे एक आंसर मतलब फॉर्मली देते कि खजाना ट्रेनिंग सर्विसेज नहीं देते। एक्चुअली खजाना बाय इटसेल्फ तो ऑब्वियसली एक कमर्शियल एंटिटी है, उसने तो अपना काम जो है वो सर वैसे जो एयर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा भी रहे हैं वहाँ पे। नहीं, आप बिल्कुल ये चीज़ जो है इसकी जो इंस्टीट्यूट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही होनी है। हमने यूनिवर्सिटीज़ को इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। गवर्नमेंट के साथ किस तरह कोलैबोरेट करके हम इसके ऊपर काम किया नहीं, इस वक्त की इत्तेफाक ऐसा है कि ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ कर लिया कि कोई भी गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्ट, ये आपके पास चॉइस ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है कि इसको ना आप अडॉप्ट करें। अगर आपने अब भी ये अडॉप्ट कर लिया, ना अडॉप्ट किया, तो ये वही हालात होंगे। मतलब अब एक एग्रीकल्चर जब रेवोल्यूशन आया था उसमें आप नहीं गए, आप जब मशीनें आ गई, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी आपने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर में भी आपने कुछ नहीं किया, तो कम से कम अभी आपको नीड ऑफ द आ रही है। इसलिए ये ज़्यादा इसलिए है कि इस वक्त आपके पास यू आर सो लकी कि अगर आप कॉलेज में नहीं भी जाते तो आप सिर्फ यूट्यूब खोल लें, आप कोर्सेरा खोल लें, आप कोर्सेज कर लें, MIT के 3000 कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आपकी जो ये अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है ना, इसमें आपका शौक होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, मैंने करना क्या है। उसके बाद ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स, इन चीज़ों में जाएंगे ना आप ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि आज आप गए हैं और कल आपको जनाब इसका फल मिल जाएगा, नहीं। फिर जो वो प्रोसेस है ना उसको पढ़ें कि जी कितनी मुश्किलों के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी आपको बताई है, कोई ऐसा नहीं था जिसमें चैलेंज ना आया। चैलेंज को ओवरकम करके वहाँ पहुँचें, हर फेलियर से सीखें और फिर अपना काम करें। अब आप कह रहे हैं कि जी इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। मैंने यही बताया आपको, मैं खोलता हूं अपना मोबाइल तो उसमें भी वही यूट्यूब आ रही है, जो कि लेट्स से मेरा गांव गोजरा है, तो गोजरे में जाएं तो वहाँ पे भी जो थड़े पे बैठा ना उसने भी खोलना, यूट्यूब खोलनी है, तो उसको शायद मेरे से ज़्यादा पता हो, क्योंकि उसको ये भी पता है ये पैकेजेस फ्री हैं, ये उसके पास सारा दिन वो शायद उस पर बैठा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बजाय आप टाइम ज़ाया करने के, आप एक फोकस होकर अपना गोल बनाएं, ज़िंदगी का गोल बनाएं, और अपनी अचीवमेंट को फिर फर्दर कट डाउन करेंगे। जी ये मेरा गोल है, ये मेरा मिशन है, ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये मेरे टारगेट हैं। टारगेट फिजिकल होने चाहिए कि मैंने 3 महीने के बाद ये काम कर लेना है, और उसको टेंजिबल टर्म्स में कि जी ये करना है। इसी तरह जिस तरह कि मैंने आज 10 कारें बेचनी है, एक बिज़नेस में चले गए 10 कारें बेचनी, एग्जाम्पल की बात करूँ, ये टारगेट है। लेकिन शौक क्या था कि जी मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का
मतलब एक बहुत बड़ा नाम हो जाए मेरे पास। तो आप अपनी दुकान खोलेंगे, ज़ाहिर है दुकान में चीज़ें बेचेंगे, साथ साथ आप कहेंगे जी मैंने 10 बेचनी है, ये आपका टारगेट बन गया। इसी तरह एआई में अगर आप समझते हैं यार मैंने इसमें जाना है, लेट्स से डीप लर्निंग में करना है, मैंने मशीन लर्निंग भी सीखनी है, उसके बाद मैंने एलएलएम में जाना है, ये यहाँ तक तो पहुँच गए हैं ये लार्ज लैंग्वेज हाँ जी। मॉडल्स में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उर्दू बोलूँ और कंप्यूटर मेरी बात मान जाए, जो कि आप यहाँ पहुँच गए हैं possible है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन ज़ाहिर है उर्दू के लिए गोरा तो नहीं काम करेगा, अमेरिका तो नहीं काम उर्दू के लिए करेगा, उर्दू वाले को ही काम हमारे करना पास भी लोग ऐसे आ गए हैं। ओके पिछले दिनों मैंने ये कुरान 360 है, जी, कुरान 360 में आप सिर्फ इस्लाम 360 कुरान इस्लाम 360 सॉरी, उसके अंदर आप सिर्फ बोलें कि जी मुझे बताइए कि हज़रत इब्राहीम के ऊपर आप वो कुरान stories में दे क्या, देता कुरान आपको। में क्या लिखा है, वो आपको जिधर से आपने उर्दू में बोला है पहले वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने सवाल क्या किया है, उसको ट्रांसलेट कर लेगा, विच इज़ मतलब हम कभी सोच नहीं सकते थे, पहले आप टाइप करते थे, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए था, पढ़ा लिखा नहीं था तो नहीं कर सकते वो थे। बैरियर भी खत्म। वो बैरियर ख़त्म हो गया। अभी आप उसको ज़बानी बोलें, इट इज़ स्पीकिंग योर लैंग्वेज। उर्दू के ऊपर अगर नहीं है, आप उर्दू पे रिसर्च करना शुरू कर दें तो आप अपने मुल्क में तो कम से कम करें। चीनियों ने क्या किया था, नहीं बोलते थे इंग्लिश, आती भी होगी नहीं बोलते थे, अपनी चीनी लैंग्वेज चीनी में उन्होंने language सारा हर चीज़ यहाँ develop पहुँच कर गए। असल चीज़ ये है गोल बनाएं, गोल ज़ाहिर है अब मैं समझ लें कि जिस लेवल पे भी अपने लेवल पे मैं गोल दे सकता हूँ। ये नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हुकूमत ने ये नहीं किया, फलाने ने ये किया, वो नहीं मैंने किया, क्या किया या नहीं मैंने क्या किया किया। ट्रू बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आज हम इसकी बुनियाद रख रहे हैं, बल्कि रख ली है कि हमने एआई और क्लाउड सिखाना है, एक एक बंदे को सिखाना है, जिसको नहीं भी आता ना तो वो भी सीख जाए। और हम उसको इसलिए सिखा रहे हैं, इसके लिए पीछे की कोई नॉलेज नहीं है। आपने शायद ये यूट्यूब पे ही कई दफ़ा ऐड आ रहा होता है कि इफ़ यू आर ओवर 60 जी जी you have lost nothing, you just take 1 month and then you will realize कि जी why did you start it Earlier. 1 month earlier। वो यही ये सारी कहानी है। बिल्कुल सही। अभी वक्त है, कुछ भी हो जाए, आप 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एक एम एंड पर्पस बनाएं। हम ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, गवर्नमेंट की भी बड़ी हेल्प आ रही है इसमें, एजुकेशन में चीनी बड़ा हेल्प कर रहे हैं, यूरोपियंस हेल्प कर रहे हैं, कोर्सेरा वगैरह सारे जैसे Yes, मैंने ये। एग्जाम्पल्स, ये सब मुफ्त है। इट्स ओनली कि उसको थोड़ा सा हम मेथोडिकली एक जगह पे Formalize ऑर्गेनाइज कर कर दें, एक फ्रेमवर्क बना दें और सबको बताएं कि जी इस यूनिवर्सिटी को भी हम मुफ्त दे रहे हैं, तुम्हें भी मुफ्त दे रहे हैं। कोविड के दौरान हमने एक LMS बनाया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो HEC ने हमें कहा कि जी ये इतना ज़बरदस्त बन गया कि ये अब सारी यूनिवर्सिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, अवेलेबल है, आप ले लें। वो और बात है कि नहीं लिया लोगों ने, कुछ ने लिया, उन्होंने चलाया भी, अब उससे बड़े बड़े अच्छे सिस्टम आ गए। मूडल का नाम सुना होगा, ये मूडल ऐसे के ही। ऊपर हमने बेस करके दिया। ओके मूडल वाले कहते थे 800 से ज़्यादा आप बच्चे एक वक्त में उस पर नहीं आ सकते, हमने 1000 लाया, उसके लिए हमने उसकी प्रोग्रामिंग की। तो आपके पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है, इट्स ओनली कि एक स्ट्रीमलाइन करके। तो ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको आप प्रोपोगेट करें, जिसने इसके कागज़ लेने, हम सारे कागज़ भी देंगे, बताएंगे तुमने करना क्या है, कहाँ से क्या लेना है। आहिस्ता आहिस्ता हम आपस में मशवरे करके उसको इम्प्रूव भी करते जाएंगे। बिल्कुल सही। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट भी जल्दी होगी। टाइम इज़ एसेंस, ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है अगर आपने वाकई वहाँ पहुँचना है। और ये मैं बता दूं, जब आपके पास एक जगह ऐसी होगी जहाँ आपकी ज़रूरत किसी को है, अपना फिर उस वक्त आप जाके जो मर्ज़ी उससे बनवा लें। अभी इस वक्त अमेरिका में डिजिटल फोरेंसिक्स का जो बच्चा निकल रहा है वो शुरू में ही कोई 6 फिगर में ले रहा है। हमने 4 साल पहले किया था, हमारे अपने बच्चे जो हैं वो उसमें से निकल चुके हैं। अब आप सोचें कि ये टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन आज वो बच्चे निकले, ज़्यादातर वो बाहर जा रहे हैं। किसी ने तो स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं हर बंदा उसके तो अंदर सर चला। साइबर सिक्योरिटी में हम कहाँ तक पहुँचे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डिजिटल फोरेंसिक्स उसी का हिस्सा है। ओके और उसमें हमने यहाँ वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक बनाई थी, जो कि द ओनली इंस्टीट्यूट इन दिस होल ऑफ एशिया, दिस पार्ट ऑफ एशिया। और उसको अप्रिशिएट किया गया था, उस ज़माने के चीफ जस्टिस ने उसको इनॉग्रेट किया था, वो आज भी चल रही है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ वो कहाँ पहुँची। दुनिया में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स हैं, नाम हैकर से हम डर जाते हैं कि ये पता नहीं चोर चक्का है कोई, ये हमारा कार्ड चोरी कर लेगा, नंबर चोरी कर लेगा। नहीं, एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जिनकी एक रैंकिंग है दुनिया में। ऐसे ही है। वो क्या करते हैं, गूगल को एक मसला आ गया, गूगल को मसला आया, उसका हैक हो गया, उन्होंने कहा ये क्यों हैक हुआ है। वो अपना एक एडवर्टीजमेंट देंगे कि ये हमारी चीज़ हैक हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, फाइंड अ सोल्यूशन। अब ये एक आपने ऐड दे दिया, उसके अंदर मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, जिसको मतलब इस चीज़ की फील्ड का पता है वो पहुँच जाए और अपना सोल्यूशन दे दे। उसमें रैंकिंग है, 25 के रैंकिंग में
5 पाकिस्तानी हैं। ओके, दुनिया के अंदर 25 में 5 पाकिस्तानी हैं। इससे बड़ी और मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। बिग अचीवमेंट देन। और वो जो हैं वो उसी फील्ड के हैकर्स हैं। इसके साथ मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा क्लास फेलो था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, वो अमेरिका चला गया, हम इधर चले गए फौज में, वो अमेरिका चला गया। 6-7 साल के बाद आ गया वापस और बड़ी उसकी बुरी हालत थी। मतलब क्या कहता है, मैं भाग के आया हूँ वहाँ से। क्या हुआ आपको, ये मतलब खुशी होगी सुन के, उस ज़माने में इसने कहीं वायरस, नया कंप्यूटर आया था, इसने एक वायरस कहीं पे ईजाद किया और डाल दिया। ये वी हैव हर्ड के पहले पाकिस्तानी था जिसने वायरस बनाया। जिसने वायरस बनाया ये ब्रेन कंप्यूटर्स वाले थे, उसने वायरस डाल दिया और वो वायरस पकड़ा गया। अब वो भागे कि भाई देखो किसने किया ये बंदा इसलिए भागा कि ये अगर मुझे इन्होंने पकड़ लिया तो ये तो मुझे मतलब छोड़ेंगे नहीं। वो एक्चुअली इसको इसलिए नहीं पकड़ रहे थे कि भाई इसको कुछ उन्होंने कहना था, वो इसको इसलिए पकड़ रहे थे कि यार हमें बताओ कि जो तुमने बनाया था उसका तोड़ के एंटीवायरस क्या है। मैकेफी, अब ये कंपनियां कितनी बिलियन डॉलर्स की कंपनियां बन गई हैं, ये एंटीवायरस हैं। तो आपका जो एक मसला आया उस मसले को उसने सॉल्व किया। ये है सारी गेम। इसके साथ ये जो एआई और सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इन बच्चों के लिए एक लाइनर असूल का है। ये हार्वर्ड के बाहर लिखा हुआ है, उनकी बड़ी बिल्डिंग के बाहर। उससे किसी ने पूछा हार्वर्ड वालों से कि यार तुम इतने बड़ा नाम तुम्हारा कैसे हुआ है, एजुकेशन में तुम इतने बड़ा नाम है तुम्हारा, तो तुम्हारा एक सेंटेंस में तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने कहा हमने एक सेंटेंस में सारी चीज़ जो है ना वो कूजे को, दरिया को कूजे में बंद किया है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जी हम कहते हैं फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, बस दैट्स इट। अब वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितना एफर्ट चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, वो फिर उस बंदे का है जिसने वो लेना है। लंदन जाए तो वहाँ पे उनकी मेट्रोज में भी लिखा होता है ना कि सी इट, से इट एंड सॉर्ट इट। हाँ सॉर्ट, ये एग्जैक्टली वही चीज़। यहाँ पर आप इनको जब हम एक नॉलेज दे रहे हैं, उसको ये पता होना चाहिए मैंने करना क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्व। और इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं अभी, जूं कंप्यूटर आता जा रहा है, जूं एआई आती जा रही है, लोग ये समझ रहे हैं इसके बाद जॉब्स खत्म हो जाएंगी। एक वक्त आया था जब कंप्यूटर आया था तो कहते हैं जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कितनी मल्टीप्लाई हुई, मतलब क्या क्या कुछ उसमें नहीं आया। ये लैंग्वेजेस इतनी सारी थी, एक हम बेसिक थी, एक कोबॉल थी, एक फोर्ट्रॉन थी। आज हम लैंग्वेजेस देखें, हर तीसरे दिन 4, 10, 12 लैंग्वेजेस आ रही हैं। नहीं भी आती उसको भी एक प्रॉम्प्ट चाहिए। तो अभी ये आप एआई और ये जो है, ये तो आपके ने जिन जो है ना आपको दे दिया गया। इस जिन को आपने क्या करना है बताएंगे हम, और लोग भी आए बीच में आके मिलें और हम फिर कुछ करते हैं। और वो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है अब 70 ईयर्स या 71 ईयर्स की एज पे एक पैशन है। Still you have a passion, तो very nice, ये है वो डाटा सेंटर की कहानी और डाटा सेंटर में आके उसको आगे ले जाने की कहानी। इसमें बड़े चैलेंजेस आए भी और आएंगे भी, तो चलेगा लेकिन We काम। wish you very very best of luck. एक आखिरी क्वेश्चन मेरा सिर्फ, उसके बाद जी। हम इसको क्लोज करेंगे। व्हाट इज योर विजन ऑफ पाकिस्तान टू बी इन 2035 दैट इट शुड बी? मैंने आपको जैसे बताया कि ये एफर्ट है एक, इसके अलावा ये तो एक एफर्ट है ओनली फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट। अगर लेट्स से टेक्सटाइल है अभी, अब टेक्सटाइल को अपना सोच के इनको इस्तेमाल करते हुए वो दे शुड गिव देयर ओन विजन। मेरा टेक्सटाइल का विजन शायद ना हो, ऑटोमोबाइल को अपनी विजन देनी चाहिए। मतलब ये कोई एलन मस्क जो है वो कोई बहुत बड़ी बला चीज़ नहीं थी कि उसने टेस्ला बना ली या BYD अभी चाइनीज़ बना रहे हैं। तो अगर वो बना सकते हैं तो आप भी चीज़ लाएं, चैलेंजेस आएंगे। आपने अगर इधर नहीं बेच सकते बाहर भेज दें, लेकिन आप कर सकते हैं। ड्रोन्स हैं, ये दीज आर द टेक्नोलॉजीज़। इन टेक्नोलॉजीज़ के लोग जो आएंगे, तो मेरा विजन ये है कि अगर तो हमने ये फॉलो कर लिया, वी हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। यही और विजन होना चाहिए। सर एक रैपिड फायर करना है छोटा सा। जी। आर्मी ऑफिसर या वाइस चांसलर? बात ये है, मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर इज़ एक्चुअली अ क्वालिटी फौजी बेसिकली। अगर वो फौजी क्वालिटी में मैनेजमेंट भी उसके पास आ जाए, टेक्नोलॉजी भी उसके पास आ जाए, नोबडी कैन बीट हिम। और ये प्रूव हुआ है यहाँ पर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए मेरे ख्याल में वही थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसी ने जो कुछ कराया वो ट्रेनिंग थी जो सारी यहाँ तक पहुँची। नेक्स्ट है जी सर, दिफाई सिफारतकार या चीफ ग्रोथ ऑफिसर? ये बहुत मुश्किल सवाल इसलिए है, दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ वो जो था वहाँ पर आप समझ लें, वो कहते थे कि डिप्लोमेट और एक मुनाफिक में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा ये दोनों एक ही है। क्योंकि जो वो कहना चाहता है वो उसके दिल में नहीं होता, ऐसे ही है। और जो वो कह देता है वो उसका एक्चुअल मतलब नहीं होता। तो मेरे नज़दीक डिप्लोमेटिक जो चीज़ थी वो एक अलग चीज़ थी, बहुत इज़्ज़तदार, बहुत ऑनर वाली बातें थी। यहाँ पे भी है, लेकिन चूज़ करना बहुत मुश्किल है इसमें चूज़ करना, क्योंकि इन दोनों का कम्बिनेशन यही है, जो नॉलेज बस गेन करके यहाँ तक पहुँचा दे, वो नॉलेज को इस्तेमाल करें, और नॉलेज जो है वो आपको कहीं लेके जाएगी, विजन भी आपको देगी, बाकी सारा कुछ भी होगा। और देखें ये कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, लेकिन अभी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आराम से बैठ जाऊँ। मुझे बड़ा शौक है फिरने फराने का, मैं सारे मुल्कों में जाके फिरता फराता रहूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं यहाँ बैठ के आज भी
जो हूँ मैं रोज़ सुबह जाता हूँ अभी भी उसी टाइम पर, जिस टाइम पे जाना चाहिए उस पे, और जिस टाइम पे छुट्टी होनी चाहिए उसी टाइम पे छुट्टी ज़्यादातर हो जाती है। अगर मैं वहाँ से निकलता भी हूँ तो मैं 10 दफ़ा सोच रहा होता हूँ मैंने 10 काम करने, इस लाइन में काम करने, क्योंकि एक डायरेक्शन है मुझे कि मैंने वहाँ पहुँचना है, और वो इंशाल्लाह आपको जल्दी नज़र आ जाएगा। सर आखिरी सवाल, जी। आपका इतना वसी तजर्बा है सर, और सबसे ज़्यादा आपको प्राउड फीलिंग किस चीज़ में आती है कि आपने वो काम किया? प्राउड फीलिंग मेरे ख़्याल में अपने बच्चों को जो मैंने इस जगह तक पहुंचा दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग है। एटलीस्ट उनके पास वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमारी वही ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं। बेसिकली हम तो गांव के लोग हैं, तो गांव से निकल के यहाँ तक आए, वही वैल्यूज़ रखी हुई हैं, हर एक की इज़्ज़त करना, काम करना, मेहनत से करना। और अभी लेटेस्ट मैंने आपको जैसे बताया, अगर मैंने उसको कहा कि तुमने अपना काम भी करना है, तो उसने काम अपना किया और कर रहा है। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये बंदे को मतलब अपने जो नॉलेज सीखी हुई थी अपने ऊपर भी अप्लाई की है। मैं कहा दिस इज़ द अचीवमेंट जो सबसे बड़ी है। सर थैंक यू वेरी मच, It was an ऑलवेज थैंक यू वेरी ऑलवेज मच। प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू वेरी मच जी।